बाजार में मजबूती के साथ कारोबार। निफ्टी फिलहाल 18,223 के स्तर पर। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस से मिला सपोर्ट। निफ्टी बैंक और मिड कैप में भी जोश। मेटल, एफएमसीजी और ऑटो शेयर में अच्छी खरीदारी। सरकारी बैंकों में लगातार छठे दिन तेजी। यूको बैंक आज 5 दिनों में करीब 40% दौड़ा। वहीं आईओबी, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक में भी दिखा जोश। इस महीने अब तक 14% चढ़ा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। पेटीएम में जोरदार बिकवाली। 10% गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा शेयर। आईपीओ प्राइस से अब तक लुढ़क चुका है 75%। केन्स टेक्नोलॉजी की शानदार लिस्टिंग। 587 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और बजट की तैयारियों के सिलसिले में आज वित्त मंत्री ने एग्री सेक्टर की दिक्कतों पर किया मंथन। फाइनेंशियल्स और कैपिटल मार्केट सेक्टर के दिग्गजों के साथ आज होगी 3 बजे बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंगल, मेरे साथ हर्ष था यहाँ मुंबई से और दिल्ली से बीरू। एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट जिसमें ज़बरदस्त प्राइस एक्शन हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एक्साइटमेंट लाने की स्क्रीन पर, क्योंकि मार्केट एकदम ठंडी है। काफ़ी एक घंटे से निफ्टी में एक्चुअली एक अपनी स्क्रीन को मैंने रिफ्रेश किया 3-4 बार ये देखने के लिए कि निफ्टी वो सही रेट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं कहा कि 1 घंटे पहले जब मैं गया था तब भी निफ्टी इसी लेवल पर था। अब मैं वापस आया हूँ तब वापस इसी लेवल पर है। हाँ, हालांकि अब स्टूडियो में आने के बाद देखिए हालांकि हल्की सी रौनक वापस आई है, लेकिन आज हमने एक टाइटल दिया है मार्केट में, बाजार में जीवन के कई रंग। क्योंकि देखिए एक पुरानी इकॉनमी है, उसमें अच्छी तेज़ी है। आज आप देख रहे हैं सीमेंट हो गया, बाकी के 1-2 स्टॉक्स हो गए, ऑटोज़ हो गए कुछ, उनमें अच्छी खासी तेज़ी है। मिड कैप शेयरों में अच्छी खासी मजबूती है और न्यू एज शेयरों में बिकवाली है और बाजार के वॉल्यूम्स कम है। तो आपको जिस तरीके का ट्रैक्शन चाहिए, जिस तरीके का आपको मूव चाहिए, आपके लेवल का मूव आपको मिल रहा है मार्केट में। इनफैक्ट ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स जिसकी लिस्टिंग को लेकर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, वहीं पर सबसे ज्यादा निराशा देखने को मिली, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन सबने कंपनियां बिल्ड की, सब ब्रांड से वाकिफ है, लेकिन स्टॉक्स हैं जो चलते नहीं है। कम रखनी चाहिए। हाँ, नहीं, ब्रांड्स अच्छे हैं अनुज, हम सब ये जानते हैं, ब्रांड्स अच्छे हैं, सबके यूज केसेस बढ़िया है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो निवेशकों को पैसा कमा कर देंगे। मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं आज जो सुबह एक नायका पे मैंने जो एक ट्वीट किया उसको लेकर थोड़ी सी कहीं कुछ क्वार्टर्स में नाराज़गी भी है। मैं एक चीज़ सुबह बोलना भूल गया था। मेरा एक जो व्यू होता है स्टॉक को लेकर और एक कंपनी को लेकर, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। Correct. एक स्टॉक और एक कंपनी अलग अलग है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनाइज किया इसने एक इंडिया में, लेकिन वो स्टॉक गलत प्राइस था। ठीक है ना, अगर यही आईपीओ 600-700 रुपये पे आया होता तो शायद इतनी बुरी हालत उसकी नहीं हुई होती। नायका के लिए भी मैं बोला, देखिए एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और फागुनी जी ने एक बहुत अच्छी कंपनी बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को। मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा था कि एक जो हुआ उससे एक थोड़ी सी नाराज़गी आई और कुछ निवेशकों ने सोचा कि नहीं अब हम अपने शेयर्स बेचते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ। एक व्यू होता है एक, और देखिए हर अच्छी कंपनियों से भी गलत डिसीजंस हो जाते हैं। हम सबसे गलत डिसीजंस होते हैं, हमसे नहीं होते हैं क्या, वो हाइंडसाइट में पता चलता है। हाँ। तो ये मतलब इशू ये है कि इससे आगे सीख लेकर आगे वो गलती ना दोहराई जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बस ये मेरा एक कहने का सो मतलब था। हालांकि किसी को वो ये नीचे दिखाने का इसमें कोई वो नहीं था। और इन स्टॉक्स की तो धुलाई हो ही रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बड़े निवेशकों की बिकवाली यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रही है। तो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन खुला है, लेकिन मार्केट में एक चीज हमने देखी है। अच्छा, एक पहले तो निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर अभी करीब 91 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली थी, तो वहां पर फिर से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ 18,200 को हम कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहे हैं। और अनुज, एक चीज साफ है कि कल के जो लोज थे उनको हमने ब्रीच नहीं किया, उसके काफी करीब निफ्टी फिसला था, 3 पॉइंट की दूरी रह गई थी, लेकिन वहां से घूमा और उसकी तरफ फिर से फिसला नहीं। देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जो लोग पूछते हैं कि हम क्यों कल के लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि कल के लो को इंपॉर्टेंस ले दी जाती है कि कल के लो को अगर आप ब्रीच करते हैं तो अगर आपने किसी भी लेवल पर बाय किया होता तो आप लॉस में होते हैं। तो इसके लिए कल का लो और कल का हाई इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज मार्केट में देखिए कल का लो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया और हमने सुबह जो चर्चा की थी उस हिसाब से 18,133 वो एक लेवल था, उसको सपोर्ट किया। अब इससे क्या हो गया, इससे हमको एक लेवल मिल गया 18,050 से 18,100 और ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जोन बन गया अब निफ्टी का।
और अगर आप 18,100 18,150 इस पर बाय कर रहे हैं। अच्छा, कल मुझे एक लोगों ने बोला कि मैंने जो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था 18,150 का, कल निफ्टी 18,133 तक गया तो वो हिट हो गया। देखिए, इसको ट्रेडर्स लोग समझते हैं कि 10-12 पॉइंट से इधर उधर होने को स्टॉप लॉस हिट होना नहीं माना जाता। एक रीजनेबल डिग्री से मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया 18,150 को, ये एक देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से आज की जो और अगले जो 2 दिन की ट्रेड है वो सारी की सारी है ऑप्शंस के डेटा के ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि अब एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है, और पिछली बार की जो वीकली सीरीज है ऑलमोस्ट उसी तरीके से मार्केट उसी पैटर्न से बिहेव कर रहा है, जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं दिया। 18,200 से 18,400 की कॉल, एक बार वो डेटा लेकर आइए 18,200 से 18,400 की जो कॉल्स हैं जिसमें एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और वो आपको देख के समझ में आएगा किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हर्षता, 18,200 की कॉल में 95 लाख शेयर्स हैं, करीब करीब 30 लाख शेयर का बिल्डअप है। 18,300 की कॉल में 1.23 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और 18,400 की कॉल में करीब करीब 1.09 करोड़ का जो ओपन इंटरेस्ट है। और कहीं भी आप देखेंगे एक एक्सेप्ट 18,400 वो भी हल्की सी अनवाइंडिंग है, कहीं भी अनवाइंडिंग का अभी तक कोई संकेत नहीं है। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट को दिक्कत होगी इस लेवल को निकालने में। इस लेवल को कैसे निकाल सकती है मार्केट, अगर चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगी इन लेवल्स को मार्केट कैसे निकाल पाएगा। अगर फेड के मिनट्स जो हैं वो डविश आ जाएं, फेड के मिनट्स अगर डविश आ गए तो एक मार्केट को बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा, उससे शायद एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है ना अष्टा, आज जो हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उसका सिंपल कारण है आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी। तो इसके लिए आप फाइनेंशियल निफ्टी को सुबह से मैं देख रहा हूँ सारी की सारी कॉल्स जो थी वो जीरो हो गई हैं, जो लोगों ने फाइनेंशियल निफ्टी की ली होगी 19,000 की, 19,100 की। 19,000 में थोड़ा सा अभी भी प्रीमियम बाकी है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद लास्ट में अगर एक मूव आए तो, लेकिन ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है। 19,100 19,200 तो खैर जीरो हो ही चुकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, और जैसा मैंने कहा अगर फेड मिनट्स अच्छे रहे तो बड़ी रैली पॉसिबल है। 42,200 एक लक्ष्मण रेखा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर मेरे ख्याल से न्यू हाइज बना सकता है बैंक निफ्टी। और जो मेरा एक व्यू था, अगर फेड मिनट्स पॉजिटिव आए तो नवंबर महीने में 30 नवंबर तक जो 44,000 का एक व्यू था वो भी मेरा अभी इंटैक्ट है। अभी तक उसमें कोई ऐसा कुछ रीज़न नहीं है जिससे मैं उस व्यू को चेंज करूं। अगर कोई डेटा पॉइंट आएगा जिससे लगेगा कि वो व्यू चेंज करना है तो फिर हम उस व्यू को चेंज करेंगे, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल मार्केट में क्लियरली स्टेबिलिटी देखने को मिली है। वीरू, आफ्टरनून बताइए डेटा पॉइंट्स स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बहुत मुश्किल था हर्षता लोकेट करना आज, आप यकीन मानिए। और डेरिवेटिव्स में सिंस अगर आप देखें लोअर्स पिकअप हो रहे हैं, अब इंडिविजुअली अगर आप देखें स्टॉक्स को पिक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जहां पे अगर आप देखें एक अच्छा माइलेज था, उसमें ऑटो में अमराजा बैटरीज, अशोक लेलैंड, ये 2 स्टॉक्स आज सब्सटेंशियल ओआई गेन कर रहे थे अपनी तरफ। सीमेंट में यहाँ पे थोड़ी सुगबुगाहट थी। डालमिया भारत और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 2 स्टॉक्स एक सब्सटेंशियल ओआई लेके गेन कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। और फाइनेंस में अगर आप देखें HDFC, AMC और IDFC, ये 2 स्टॉक्स हैं। लेकिन एक क्रिटिकल स्टॉक है जो इस क्लोजिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल इस वक्त निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रहा है, हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट प्लेस्ड है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 18,230 के जोन में, 230 के जोन में। एक रिलायंस की प्लेसमेंट देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे होगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इस कंपनी के हाथ में ही है। लेकिन आज सुबह सुबह निफ्टी को 18,133 की ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट करने में इसी ने रोका था, और अब ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है काफ़ी देर से। तो आई थिंक हर्षद अगर आप मुझसे कहें कि किस स्टॉक पे नज़र रहेगी तो आई थिंक इट्स रिलायंस और ICICI बैंक, यही वो 2 स्टॉक्स थे। ICICI बैंक की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग थी सुबह भी, और रिलायंस जो कि अब अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ, आई थिंक ये 2 महत्वपूर्ण स्टॉक्स रहेंगे हर्षद। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है क्लियरली सपोर्ट, और रिलायंस थोड़ा सा संभल गया है, यही वजह है कि इंडेक्स भी आज संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपके सामने कुछ और स्टॉक्स रखते हैं जहां पर तेजी और मंदी के सौदे देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर काफी आसानी से वो इनफैक्ट ट्रेड्स दिख गए। तेजी की तरफ आप देखिएगा, भेल करीब 3.5% का मोमेंटम आज दिखा रहा है। रेन इंडस्ट्रीज 2% ऊपर, ये दोनों वायदे बाजार में टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में भी शामिल है आज। वहीं मजगांव डॉक में एक बहुत बढ़िया पुल बैक देखने को मिला। कल दोपहर में ही हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बाकी सभी डिफेंस कंपनियों में विटनेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक शार्प तेजी आई है 7% ऊपर। वहां पर इजी ट्रिप भी दूसरा सत्र जहां पर बड़ा मूव 15% के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन आज देखिए MGL और IGL, यहां पर प्रेशर पॉइंट्स क्लियरली है।
3-3.5% नीचे एमजीएल का स्टॉक, तो आईजीएल भी करीब 2-2.25% नीचे। और जो हम न्यू इकोनॉमी काउंटर्स की बात कर रहे थे, पेटीएम की धुलाई हो रही है आज, करीब 9-9.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। और नायका भी बिकवाली की ही गिरफ्त में करीब 3-3.5% तक की दिक्कत यहाँ पर बिकवाली की तरफ। तो ये वो काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है क्लियरली अग्रेसिव पोजीशंस, तेजी और मंदी की बनती हुई दिखाई दी है। गैस स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग आज मूव आया है। मेरे ख्याल से ये कोई शायद ये तो जो नेचुरल गैस के प्राइसेस एकदम से वापस क्लाइंब करनी शुरू हुई है, इनका क्लियर इम्पैक्ट है, क्योंकि एक मार्केट में एक व्यू बन रहा था कि शायद ये वर्स्ट इज ओवर इन कंपनियों के लिए, लेकिन वापस नेचुरल गैस के प्राइस, कल मैं देख रहा था एक तरफ क्रूड में जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी, लेकिन उसमें नेचुरल गैस में काफी तेज। ये नेचुरल गैस में वो जो डेट करीब आ रही है जहां से रशिया का सप्लाई बंद होता हुआ दिखाई देगा, शायद उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि वो प्राइसेस को क्लियरली ड्राइव करेगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल, और ये क्लियरली, क्योंकि आज सुबह स्टार्ट पॉजिटिव थे इन सब स्टॉक्स में एक्चुअली। ये जो एक दो खबरें आई थी, इनफैक्ट हमने सुबह डिस्कस भी किया था, एक दो स्टॉक्स में तो अच्छा खासा मूव भी दिखा था। गेल जैसा स्टॉक हो गया, वो हालांकि सिटी गैस में नहीं है, लेकिन गैस स्टॉक्स में से जीएसपीएल, इन दो तीन स्टॉक्स में तो तेजी के साथ हमने शुरुआत की थी। उसके बाद एटलीस्ट जो सिटी गैस वाले स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी सी डिक्लाइन आ गई। चलिए हर्षिता, अब अपने पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे जानकार अब जुड़ गए हैं, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा। ये दो तैयार हैं आपको बताने के लिए कि तकनीकी तौर पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज आगे सुदीप शाह, गौरव बिस्सा और स्वाति होतकर को भी जोड़ेंगे, और मयूरेश जोशी आज हमें बताने वाले हैं कि फंडामेंटली मार्केट कैसा दिख रहा है और वो क्या स्पॉट कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत काबा साहब आप ही से। मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ, अच्छी स्थिति है कि 18,200 के ऊपर हम थोड़े से बैठे हैं। आपका ट्रेड इस समय का क्या होगा? कम से कम 18,000 हम संभल जाते हैं जब तक, तब तक सब कुछ ठीक है। हाँ, डिप्स आते रहेंगे, साइडवेज मूव आते रहेंगे, टाइम वाइज करेक्शन होते रहेंगे। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ट्रेड कर रहा है 2708। जैसे स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है 2750, और हायर जोन आते दिनों में देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी हद तक क्लियरली नजर आती है। हाँ, इतना है कि स्टॉप होगा 2660 का, बस HAL पर ध्यान देना चाहिए आज और कल के लिए। 2660 पर स्टॉप लॉस लगाइए। क्या ज़बरदस्त मूव HAL में, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ये स्टॉक। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इनफैक्ट एक वन साइडेड मूव इस स्टॉक में आया है। एक काफ़ी टाइम से चर्चा थी कि शायद इसका OFS आएगा, वो नहीं आया। शायद एक्सपेंसिव स्टॉक है, मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि फ्लोटिंग स्टॉक इसका काफ़ी कम है, तो इसके लिए भी ये भी एक फैक्टर है कि थोड़ा सा स्टॉक में ज़्यादा ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। लेकिन 12 महीने का मूव देखिए, डबल हो गया स्टॉक यहाँ पर। चलिए मानस, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, खरीदारी करने का ट्रेड लेना है SDFC लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 525-530 के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश की है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। 535 के ऊपर का ब्रेकआउट है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड होने लगा है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो 537 पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 532 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 549 की टारगेट सेट करें। ठीक है, एक काम करते हैं, अब एक बार जरा मयूरेश जी को भी लेकर आइए स्क्रीन पर। मयूरेश, मुझे आपसे व्यू जानना है पेटीएम पर कि ये यहाँ पर जो इतनी पिटाई हुई है आज, आप इसको कैसे देख रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को क्या बोल रहे हैं? लेने का बोल रहे हैं या फिर स्ट्रिक्ट अवॉइड? आफ्टरनून अनुज जी, नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक काफी लगाड़ है ये स्टॉक का, और हमें लगता है आई थिंक जो एक अर्निंग्स की एक एक्सपेक्टेशन जो है, आई थिंक वो तभी आई थिंक री रेटिंग होगी तब ग्रेजुअली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक नंबर में इंप्रूवमेंट देखना लगेगा। एड टू दैट आई थिंक जो ओवर सप्लाई बाजार में है ये सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज के स्टॉक्स के लिए, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली क्रिएटिंग अ ह्यूज ओवरहेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स शायद रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक सब्सटेंशियल री रेटिंग। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक बॉटम आउट होके एक शार्प रैली दे सकता है, बट हमें लगता है आई थिंक बेहतर विकल्प है अनुज जी मार्केट में एट दिस पॉइंट। के क्रैक्स अनुज लार्जली स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा हो, कमेंट्री पर भरोसा हो, इस तरह के फॉल्स में बहुत कम लोग होंगे जो हिम्मत कर रहे हैं तेजी करने की। ये देखिए, ये ना एक मुझे याद है, एक मैं स्ट्रिक्ट एकदम एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट कंपैरिजन तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे भारती का इशू था, वो भी एक बार अपने इशू प्राइस से नीचे आया था। हाँ। लेकिन उसके बाद आपने जबरदस्त रैली देखी थी। अब ये कॉन्सेप्ट स्टॉक है हर्षिता, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे गेम चेंजर होगा ये पैसा कैसे बनाएंगे। अल्टीमेटली ऑल बॉयल्स डाउन टू दिस, क्योंकि UPI फ्री है और अब पूरा का पूरा वर्ल्ड UPI पे शिफ्ट हो रहा है,
तो पैसा कैसे बनाएंगे ये बस मेरे को एक देखना है। एक गूगल पे से काफ़ी इनको कंपटीशन मिल रहा है क्लियरली, ठीक है, बाकी कंपनियों से इतना स्ट्रिक्ट कंपटीशन नहीं है, लेकिन गूगल पे से काफ़ी कंपटीशन है। तो पैसा कैसे बनाएंगे? अल्टीमेटली देखिए स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का गेम सारा का सारा बॉटम लाइन का है। आप लॉस मेकिंग कंपनी एक लेवल तक मार्केट आपको एक वो देगा, जैसे लॉन्ग रोप देगा, लेकिन उसके बाद मार्केट कहेगा कि हमको आप बताइए कि आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो हम आपको वैल्यूएशन देंगे, वरना हम आपको नहीं देंगे। इनफैक्ट आज इस प्रेशर के पीछे जो बड़ी वजह है वो क्या है? डर यही है कि सॉफ्ट बैंक के बाद बाकी जो कंपनी के साथ जुड़े हुए निवेशक हैं और काफी बड़े नाम हैं यहाँ पर, अलीबाबा से लेकर दूसरे दिग्गज इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में प्री आईपीओ में पैसा लगाया, उनकी तरफ से क्या बड़ा लिक्विडेशन आता हुआ दिखाई देगा। यही सबसे ज्यादा चर्चित शेयर है आज। तो यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए कि मार्केट में क्या कुछ बातें चल रही है पेटीएम को लेकर और कितना डर यहाँ पर यहाँ पुख्ता हो सकता है फिर टॉल कोई और निवेशक आते हैं बिकवाली के लिए। तो हर्षद देखिए, ये जो पेटीएम में गिरावट है लगभग 70-75% आईपीओ प्राइस से नीचे है। ऑब्वियसली पिछले वीक जब सॉफ्ट बैंक अपना हिस्सा बेचने आया था तभी एक ओवरहैंग सा बन गया था, क्योंकि अपना वो 17.5% का एक हिस्सा बाजार में बेचा था उन्होंने, लगभग 3 करोड़ शेयर का। वो जो ब्लॉक हुआ था सॉफ्ट बैंक का वो करीब 7% डिस्काउंट पे हुआ था और वही दिन स्टॉक डे लो पे बंद हुआ था। अब ब्लॉक के प्राइस के नीचे, ब्लॉक करीब 555 से लेकर 560 रुपए के आसपास हुआ था। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो इन्वेस्टर्स ने खरीदा होगा, वहाँ जो हेज फंड्स ने खरीदा होगा, उनके यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत नर्वसनेस दिखता होगा, क्योंकि शेयर बिल्कुल ही 500 रुपए के नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ डीलिंग रूम्स का कहना है और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने बिकवाली की होगी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो सॉफ्ट बैंक है, इन्होंने तो अपना मन बना लिया कि थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, लेकिन उसके अलावा अलीबाबा के पास एक 6.25% का डायरेक्ट होल्डिंग है और लगभग 25% का इनडायरेक्ट होल्डिंग है जो ANT फाइनेंशियल्स के नाम से है। तो अगर आप आपकी स्क्रीन पे देखें तो लगभग 47% से ज़्यादा हिस्सा आप देखेंगे कि निवेशकों के पास है जो बेचने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं ये सप्लाई आएगा। और जब मैं एक इन्वेस्टर हूं या एक म्यूचुअल फंड हूं या एक लॉन्ग ओनली फंड हूं, मेरे दिमाग में यही आएगा कि अगर इतनी सारी सप्लाई है तो मैं क्यों खरीदूं, क्योंकि कंपनी के ना कैश फ्लोज या जो बिजनेस मॉडल है किसी को समझता है या न्यू एज बिजनेस है, तो आपको पता नहीं ये फ्यूचर कितने हिसाब से आप देख पाएंगे। शायद अगर ये HDFC बैंक होता तो बाजार एक बार ये सप्लाई ऑब्जॉर्व भी कर लेता, लेकिन आपको जब प्रॉफिट्स पे ग्रिप नहीं है, कैश फ्लोज पे ग्रिप नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका आती है। और स्पेशली जब आपके पास इतने बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या ये जो अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक है, वहाँ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स के दिमाग में कंसर्न रहेगा। एंड मोर ओवर आप जो न्यू एज कंपनीज देख रही हैं उनके वैल्यूएशन इरोड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हर इन्वेस्टर जो प्री IPO से कंपनी के साथ जुड़ा वो भी बेचने को आ रहा है। तो पेटीएम एक अलग स्टोरी नहीं है। यही हमने नायका के साथ देखा, यही इंडिको पेंट्स के साथ देखा, यही हमने काफ़ी सारी दूसरी कंपनियों के साथ देखा कि जो शायद IPO में अच्छा भी किए, उनकी भी आपने एक जोरदार पिटाई देखी, क्योंकि लॉक इन ही ऐसी चीज़ है जहां एक बड़ा सप्लाई का ओवरहैंग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखा था डिलीवरी का क्या हाल था, आज भी 3% नीचे है वो काउंटर। नायका में बिकवाली का सिलसिला थम नहीं रहा है। PB फिनटेक थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसमें भी प्रेशर आ गया। जोमेटो एकदम फ्लैट है, उसको ज्यादातर लोग छू नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल इस पूरे पैक में हमने देखा है खासा बिकवाली का दबाव। शुक्रिया यातिन उस अपडेट के लिए। आप देखिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जितना इंटरेस्ट नॉर्मली आपको शाम को होता है जोमेटो से कुछ नया ऑर्डर करने के लिए, उतना ही नेगेटिव इंटरेस्ट यहाँ पर स्टॉक को हाथ लगाने में इस समय दिखाई दे रहा है। आपको पता है जोमेटो के IPO से सबसे ज्यादा नाराजगी किस में होगी? स्विगी में। स्विगी क्योंकि जब तक ये लोग अनलिस्टेड थे, एक मार्केट कुछ भी मार्केट कैप पे कुछ भी रेज कर लेते थे पैसा। अब एक क्लियर पैरामीटर, अभी स्विगी के लिए काफी मुश्किल होगा यहाँ से पैसा रेज करना। बिल्कुल बहुत मुश्किल है अब स्विगी के लिए पैसा रेज करना, क्योंकि अब देखिए अब एक पैरामीटर तय हो गया और दोनों के फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों का बिजनेस मॉडल सिमिलर है, बर्न रेट सिमिलर रहा है। और मेरे ख्याल से एक अब जैसे कुछ लोगों को, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि ज़्यादातर लोगों की एक स्ट्रिक्ट चॉइस होती है। जैसे मेरी चॉइस स्विगी है, अगर मुझे स्विगी पे कुछ नहीं मिलता तो ही मैं जोमेटो पे जाता हूँ। मेरे साथ भी वही है। हाँ, और कई लोगों का उल्टा है, उन लोगों की फर्स्ट चॉइस जोमेटो है और अगर जोमेटो पे उनको नहीं मिलता तो फिर वो स्विगी पे जाते हैं। तो ये इसके लिए ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्विगी अगर लिस्ट होगा तो मजा आएगा। फिर ये दोनों का एक
जो फिर relative तो game होगा। एक्चुअली कांटे की टक्कर होगी और लेट्स सी हु विल विन दैट वॉर। लेकिन हालांकि जिस तरह की हालत हुई है, मुझे नहीं लगता स्विगी नियर फ्यूचर में किसी तरह की भारत में लिस्टिंग की तैयारी करेगा। लेकिन इन स्टॉक्स का हाल आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। स्वाति होतकर इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, आफ्टरनून। कई न्यू इकोनॉमिक काउंटर्स की हम चर्चा कर रहे थे, आपने इस समय के लिए क्या पकड़ा है, बताएं। ये सभी के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी जिस हिसाब से साइडवेज मोमेंटम में चल रही है, मुझे लगता है पुल बैक रैली हमें नजर आएगी, बिकॉज 18,120 140 के सपोर्ट्स काफी रिस्पेक्ट कर रही है निफ्टी। तो एक छोटी पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकते हैं 18,340 370 के आसपास तक। तो वो दिमाग में रख के मैं बाय कॉल लेके आई हूँ। फर्स्ट वन भी और अमर राजा बैटरी। अगर डेली चार्ट देखो हर्षदा जी, तो उसने एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट दिया है एंड मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है वापस 52 वीक हाई टच करने की, जो कि अराउंड 664 के रेंज में है। तो करंट लेवल पे अमर राजा बैटरी बाई कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 630 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 660। सेकेंड बाय कॉल इज ऑन अपोलो हॉस्पिटल। ये फिलहाल काउंटर हम देख रहे थे लास्ट काफी दिनों से सेलिंग प्रेशर में था, बट आज 20 डीएमए के ऊपर आया है एंड आई बिलीव कि इसमें भी एक पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 4600 के आसपास तक। तो अपोलो हॉस्पिटल करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, टारगेट में देख रही हूँ इनिशियली फिर भी 4570 देन 4600 एंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 4380 का। अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे, और एक बार जरा प्लीज चार्ट्स लेके आइएगा एग्जैक्टली आप देखेंगे एवरेजेस पे क्या कर रहा है आज अपोलो हॉस्पिटल एट 4451। यस, डेनिमा के ऊपर है और पिछले अगर आप देखें 2 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल आप लेके आइए फिर एक बार जिस स्पेस में थोड़ी सी अगर आप देखें बाइंग बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जरा लेके आइए स्क्रीन पर एक बार। मेरे ख्याल से फिर डे हाई को किस करता हुआ। यस, इट्स 3952 और समझ लीजिए जनाब कि अब ये जा रहा है दिसंबर 2017 के अपने हाइज को रीटेस्ट करने के लिए। दिसंबर 2017 का इसका इनफैक्ट जनवरी 2018 का जो हाई था 31 जनवरी 2018 का, वो करीब 4017 की ट्रैजेक्टरी थी, जो कि हार्डली अब यहाँ से 64-65 अंक ऊपर है। मानस जरा एक बात देखिएगा, कैनरा बैंक स्टिल एट डे हाई, बीओबी अब ओवरशूट करता हुआ, बीओबी अब 14 नवंबर के बाद की सारी हायर शेडोज को पार करता हुआ, और इनफैक्ट एसबीआई भी डे हाई पर। कुछ ट्रेड गैप करना चाहेंगे आप इस स्पेस में? देखिए कैनरा बैंक पे एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 315 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिल रहे हैं। मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद करेक्ट हुआ और फाइनली अब जो मॉर्निंग के हाइस थे उसको भी ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे कैनरा बैंक में खरीदारी करनी है। 313 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए, 4 से 4.5 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो शायद आपको 1 से 2 दिनों में 330 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक आपके स्क्रीन पे डे हाई पर और बैंक ऑफ बड़ौदा आपके स्क्रीन पे डे हाई पर। ये पूरा का पूरा स्पेस अगर आप देखें फिर एक बार एक मूव जनरेट करता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई पर। एसबीआई लेके आइए जनाब एक बार टिक बाई टिक चार्ट आपकी स्क्रीन पे, इट्स 599। एसबीआई की एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी रही है। ठीक है, बाजार में टर्बुलेंस थी और हालांकि निफ्टी बैंक नहीं गिरा, लेकिन जो मूव इसने पोस्ट नंबर्स दिया था उस दिन की अगर आप देखें वाइल्ड हायर शेडो थोड़ा बहुत बैकफुट पे आया, लेकिन अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे इसने वॉलेट नहीं किया। आपकी राय इस पर स्वाति, एसबीआई को आप कैसे अप्रोच करेंगी 600 को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ? ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है बैंकिंग स्टॉक्स में, जिस हिसाब से उसने मोमेंटम रैली हमें देख रहे हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो 50 डीएम में टेस्ट करता है, वापस हमें एक न्यू हाई की तरफ जाते हुए नजर आता है। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रही हूँ कि कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा है। 610 590 के रेंज में है। एक बार ये वापस 600-610 का ब्रेकआउट दे देगा तो वापस हमें काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली नजर आएगी, जो काउंटर को लेके जा सकते हैं 640 to 660 के लेवल्स पे। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर कोई फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहता है तो आई विल सजेस्ट कि बाय ऑन डीप्स होना चाहिए। अगर 580 के आसपास आता है तो यू कैन टेक अ बाय कॉल, बट डेफिनेटली ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है।
व्यू पॉजिटिव, लेकिन 580 के करीब खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 600 के आसपास, 600 को छूकर फिलहाल आपके सामने 599 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक चीज ध्यान रहे कि कुछ ही देर में हम लेकर आने वाले हैं 4 का चौका, तो मैं रिकैप कर दूं कि किसे क्या देना है। 4 का चौका में आज सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल के जिम्मे है। फिर हम बढ़ेंगे एफएनओ के सुपरस्टार की तरफ, जो प्रकाश गाबा साहब देने वाले हैं। स्वाति होतकर देंगी चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी देने वाले हैं। इस पर हम कुछ ही देर में बात जरूर करेंगे, तो आप भी जानकारों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने ट्रेड्स निकाल कर बैठे, क्योंकि इस एलिमेंट को हम आगे कुछ ही क्षणों में पेश करने वाले हैं। अच्छा, इस बीच एक बार डिफेंस वाली कंपनियां लेकर आते हैं। गावा साहब ने तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही हाल पर एक कॉल दिया तेजी का, स्टॉक तब करीब 2% ऊपर था, लेकिन आप ध्यान दीजिए BEL करीब 1.1% ऊपर। लेकिन ये जो शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं वहां पर फिर नई जान आ गई है। मजगांव डॉक आपकी स्क्रीन पर 60 रुपए की बढ़त पर 7.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। इसको देख आपके सामने लेकर आएंगे कोची शिपयार्ड, जो भी भाग चुका है। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब 3% ऊपर, और गार्डन रीच है करीब 6% से ज्यादा के गेंस पर। तो फिर ये मोमेंटम पकड़ते हुए काउंटर्स, और यहाँ पर आप देखिए एक तरफा तेजी देखने को मिली है। गार्डन रीच करीब 126% ईयरली रिटर्न्स दिखा रहा है। आपका मजगांव डॉक भी इसी तरह के रिटर्न्स पर बैठा है, नियरली 200% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो काफी बढ़िया। इनफैक्ट मजगांव ने तो हाल को भी सुपरसीड किया इन टर्म्स ऑफ 12 मंथ रिटर्न्स, क्योंकि वो स्टॉक 100% तक का गेन दिखा बैठा है। अब ये एक स्पेस है जहां पर काफी कुछ हो रहा है मयूरेश, और कई लोग फील करते हैं कि लेफ्ट आउट, खरीद ही नहीं पाए, सोचा नहीं कितना चलेंगे काउंटर्स। उनके लिए खास तौर से क्या मौका है? क्योंकि हम जब भी ये स्टॉक की बात करते हैं, अगले 2 दिन शायद सुस्ती आती है, फिर ये 6-7% के गेन्स आ जाते हैं। एवरी टाइम यू जस्ट कीप मिसिंग द बस। नहीं, एब्सोल्युटली हर्षिता जी, और मोमेंट हैज बीन ट्रिमेंडस इन ऑल दीज स्टोरीज कंबाइंड टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप एक सेटअप देखें इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस, तो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस जिस लिहाज से इनके ऑर्डर बुक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऑर्डर बुक में जितनी वृद्धि हो सकती है विद द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऑन दीज डिफेंस कंपनीज एज वेल, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 2 से 3 सालों तक बहुत तगड़ी रहती। दूसरा, आई थिंक जो मार्जिन के साथ ये ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक मार्जिन के साथ आ रहे हैं। तो आई थिंक जो एक इबिट परफॉर्मेंस या ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हम गिनते हैं वो काफी बेहतर हो सकता है ये सारी कंपनीज का। तीसरा, क्योंकि टाइमलाइंस के साथ ये ऑर्डर्स आती है, एग्जीक्यूशन हैज टू बी डन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और इसके वजह से जो ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आती है, क्योंकि ऑर्डर्स जैसे आपको आते रहते हैं, आप जनरेट करते रहते हैं, एक तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑप्टिमम लेवल पे होता है, और इसकी वजह से फ्री कैश फ्लोज काफी तगड़े होते हैं विद हायर मार्जिन्स क्रिएटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस इन माय ओपिनियन प्राइस में जेस्टेट हो चुका है। आई थिंक मार्केट्स आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू फाइंड आउट पॉकेट्स जहां पे अर्निंग स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ अ स्लो डाउन इन द वेस्ट, या अगर स्लो डाउन इंडिया को भी हिट होता है तो। बट मुझे लगता है आई थिंक अ लॉट हैज बीन प्रोबेबली डन बाय दी स्टॉक्स, फॉरवर्ड वैल्यूएशंस में भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पुलबैक्स की राह देखें, आई थिंक दैट इज अ फार बेटर स्ट्रेटजी, एंड एट सम पॉइंट आई थिंक दे विल हैव अ पुलबैक। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा पुलबैक्स के लिए, बट आई थिंक बेहतर रहेगा पुलबैक्स पे खरीदी करें, नॉट इन द मोमेंटम दैट दी स्टॉक्स आर राइट। ओके, चलिए एक और स्टॉक लेकर आते हैं। अब इस समय स्टॉक लेकर आइए पिडिलाइट का। इस समय पिडिलाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है आज। एक्चुअली हमारा जो यूट्यूब लाइव हमने स्टार्ट किया था, मैंने और नीरज जी ने, उसमें काफ़ी लोगों ने पिडिलाइट के बारे में सवाल पूछा था, और ये देखिए वापस इस समय डेज हाई की ट्रेजेक्ट्री में 2695 इस समय स्टॉक का भाव, और काफ़ी ज़बरदस्त मूव इसमें। इसमें जो आज का लो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, 20 डे मूविंग एवरेज वहाँ से इसमें मूव आया, और एक अच्छा खासा मूव आपने इस स्टॉक में देखा है। ख़राब नंबर के बाद भी इसने अपने लोज नहीं वायलेट किए, वो सबसे पहला इंडिकेशन था कि मार्केट अब इस स्टॉक को वापस ऑल टाइम हाइक्स की ट्रेजेक्ट्री में भेजने के लिए तैयार है, और क्रूड का नीचे आना। मयूरेश, पिडिलाइट पर एक व्यू दीजिए। एक 10 साल का चार्ट पिडिलाइट और एशियन पेंट्स का साथ में लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा किसका है, लेकिन यहाँ से जो वेल्थ क्रिएशन पिछले 10 साल में रही है, आगे भी वैसी रहने की उम्मीद है, या अब यहाँ से थोड़ा सा कम हो सकता है वो? तो अनुज, आई थिंक आई मीन इफ आई पुट आउट अ लार्जर बिग पिक्चर, बड़ा कैनवस जैसे आप 10 साल का डाल रहे हो, तो मुझे लगता है आई थिंक जो एडहेसिव्स मार्केट में इनकी मार्केट लीडरशिप है बिल्कुल बरकरार रह सकती है। कंपटीशन जरूर आ रही है इसमें, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ है कंसिडरिंग द मार्केट लीडरशिप पोजीशन दैट इट इज गॉट,
that should continue. Interestingly, Anuj, I think if you study this company over the last 20 years, और जो evolve हो रही है company, I think the management is probably looking at newer products, newer streamlines in terms of revenue generation, और थोड़ी de-risking strategy जो इन्होंने start की थी 3 या 4 वर्षों पहले, I think that is going to bear rich dividends. दो वजह से, एक आई थिंक जो कोर बिजनेस है इनका वो कैश खाओ है इनके लिए और फ्री कैश फ्लोज काफी जबरदस्त रहते हैं वो धंधे से. ऑब्वियसली इन द लास्ट 4 to 6 क्वार्टर्स आई थिंक जो वैम प्राइसेस थे ओवर द रूफ गए थे, बट विद प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू कम डाउन, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन्स में जो एक्सपेंशन या स्टेबिलिटी आ सकती है ये बरकरार रहेगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा, विद डी रिस्किंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अदर स्ट्रीम्स एज वेल इनटू देयर टॉप लाइन, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक ब्लेंडेड रिटर्न्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, हालांकि थोड़े प्रोजेक्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर रहता है, बट ओवरऑल हेल्दी बैलेंस शीट है, हेल्दी आरओईज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ में स्ट्रगल कर रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर आप लंबा नजरिया देखें तो पिवट लेवल से थोड़ा कम है एट अराउंड 2800 2900 ऑल. बट मुझे लगता है आई थिंक क्वालिटेटिव स्टोरी है इफ समबडी वांट्स टू ओन दिस फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years टू सी दिस. पहला आपकी स्क्रीन पे 2695 की जोन में आगे ट्रेड करता हुआ, तो पोस्ट नंबर अगर आप देखें उस दिन हल्का सा सिंक हुआ, फिर उसका स्ट्रॉन्ग पुल बैक, लेकिन अब तक वो ट्रेजेक्टरी ने मेंटेन रखी. आज सुबह सुबह जो पहला ट्रेड हमारा आवाज़ पे गया था इट वाज L&T, और L&T करीब करीब 2026 पे ट्रेड कर रहा है. बहुत ज़्यादा नहीं चला, बट स्टिल इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मानस, मेरे ख्याल से आप या फिर प्रकाश गावस्कर ने टिप्पणी की थी, और मेरे ख्याल से शुभम भी थे सुबह सुबह पैनल में, और ये ट्रेड हमने लिया था. जरा मानस, अब हमारे पास नवंबर में तो वक्त है नहीं, दिसंबर का कोई स्ट्राइक जो कि आपको इम्प्रेस कर रहा हो, या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक L&T पर, क्योंकि प्लेसमेंट स्ट्रांग है. और कुछ देर पहले मैं देख रहा था सिमंस को, सिमंस भी थोड़ा सा तैयार हो रहा था अपसाइड जनरेट करने के लिए, लेकिन बाद में सिंक हो गया, अब जबकि हनीरिमा पे ट्रेड करता हुआ. तो टोटल एडवांटेज जो है इस वक्त वो L&T के पास है. आपका व्यू L&T पर इस वक्त? देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है. कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है. केवल इंतजार है एक ट्रिगर का, और मेरा समझना है कि अगर हम प्राइस ट्रिगर की बात करें तो वो 2045 2046 रहेंगे. अगर ये उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिल जाएगा. शायद उस केस में आपको 40 से 50 रुपए का मूव फॉरन देखने को मिलेगा. और अगर आप नेक्स्ट मंथ की बात करें तो मेरा समझना है कि शायद आपको नेक्स्ट मंथ में एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिलेगा. जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कंसोलिडेशन है, अंडरटोन पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा हैं, तो बिल्कुल कॉल के जरिए इस तेजी को प्ले करना चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए. तो नेक्स्ट मंथ का जो 2040 का कॉल ऑप्शन है 58 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए. 44 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के कम से कम 100 रुपए के टारगेट सेट करिए. ये बात हुई L&T की, और वैसे भी Siemens रेडार पर रहेगा वीरू, आज नंबर्स आने वाले हैं, तो तब इसको ऑफ कोर्स कल डिटेल में आप सुबह में चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस स्टॉक के नतीजों से पहले शांत है काउंटर. इस बीच आपकी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर आ रही है, डेल्टा, नजारा, स्टॉक टेक जैसी कंपनियों को रेडार पर रखना चाहिए. आज दरअसल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है GST के मामले को लेकर, खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर ये बैठक है कि यहाँ पर GST कितना लगना चाहिए. याद रखिएगा इस समय ऑनलाइन गेमिंग पर करीब करीब 18% GST लगाया जाता है. ये वर्चुअल बैठक है, आलोक प्रियदर्शी की नजर इस पर है. आज इनफैक्ट किक ऑफ होने वाली है शाम को ये बैठक. आलोक, इस मुद्दे को लेकर काफी लंबी चर्चा खिंची है. अब की बारी क्या इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में तय हो सकता है कि क्या प्रपोजल देना है सामने GST काउंसिल को? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, लंबे समय से चल रहा है. चंडीगढ़ में जब GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी तब से ही मामला खिंचता चला रहा है. उसके बाद 2 बार बैठकें हुई, उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज जो 4:30 बजे बैठक होने वाली है मेघालय के CM कोनराड संगमा के अध्यक्षता में, उसमें कुछ अंतिम मुहर लग सकती है. और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जैसा वित्त मंत्रालय का पक्ष है या फिर वित्त मंत्रालय की सोच है, उसके मुताबिक जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर 28% GST का रिकमेंडेशन आ सकता है. हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसाइड करना है इस पर, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि इस 28% को बरकरार रखा जाएगा. चंडीगढ़ वाली बैठक में भी हमने बताया था कि 28% की बात हुई थी. और इसके साथ जो तो कैसीनो जो है,
कैसीनो पर भी 28% लगने की बात है और 28% पर रिकमेंडेशन हो सकता है, लेकिन उसमें ये बात चल रही थी कि किस अमाउंट पर लगाया जाए, तो उसमें फाइनल ये विचार हुआ है कि उस पर जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है उस पर 28% जीएसटी लगेगा। रही बात ऑनलाइन गेमिंग की, तो ऑनलाइन गेमिंग में ये बार बार इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड आ रही थी कि जो स्किल बेस्ड गेमिंग्स हैं उस पर अलग रेट रखी जाए और जो चांस बेस्ड गेमिंग्स हैं उस पर अलग रेट रखी जाए। लेकिन फाइनली इस पर सारी चर्चा करते करते अब इस नतीजे पर पहुंचा गया है, या फिर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कोई अब भेदभाव, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। जो भी ऑनलाइन गेमिंग होगी उस पर 28% ही जीएसटी लगाया जा सकता है। ये रिकमेंडेशन आज शाम को जो बैठक होने वाली है उसके बाद आ सकती है और इस सिफारिश पर अंतिम मुहर जब जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक की, जो कि दिसंबर के आखिर में संभावित है, उसमें अंतिम मुहर लग सकती है। शुक्रिया आप आलोक इस जानकारी के लिए। और एक्चुअली ये काफ़ी लॉजिकल भी होगा आप 2-3 रीज़न से। पहले एक चर्चा ये हो रही थी कि क्या हर बेट पर जीएसटी लगना चाहिए उस वो, लेकिन बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा क्योंकि उसमें आप फिर क्या लूजिंग बेट का जीएसटी वापस करेंगे, तो वो एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो पूरा रेवेन्यू आप एक उनका देख सकते हैं, उस पर जीएसटी लगा सकते हैं। स्किल बेस्ड, जैसे स्किल बेस्ड पोकर है, पोकर स्किल बेस्ड है, जिसको मतलब थोड़ा चांस का एंगल तो खैर हर गेम में होता है, लेकिन पोकर में फिर भी ज़्यादातर लक तो मार्केट में भी है, लेकिन एक एटलीस्ट एक स्किल बेस्ड है पोकर और मार्केट काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड है, इसके लिए कहते हैं। तो लेकिन फिर वही बात होगी कि इसको आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से अगर आएगा तो एक बहुत ही सही वो होगा। अब 28% पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं 28% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी इतनी चीज़ों पर 28% लग रहा है तो ऑब्वियसली गैम्बलिंग पर या गेमिंग पर तो 28% लगेगा। इनफैक्ट मयूरेश, आपका टेक क्या है? एक्चुअली स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड को लेकर मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग होता था कि अच्छा सुडोकू मैं समझती हूँ स्किल बेस्ड हो सकता है, फिर ऊनो भी स्किल बेस्ड होगा कि उसके अंदर चांस नहीं उसमें था। ऊनो का तो बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा स्किल बेस्ड है। मैं तो अपनी बेटी से कभी जीत ही नहीं पाता ऊनो में। वही तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कई बार तो कोशिश करता हूँ कि ना जीतूं, लेकिन कई बार कोशिश करता हूँ तब भी नहीं जीत पाता। तो वो एक्चुअली स्किल है, हाँ, है ना, जो बच्चों ने अच्छा खासा सीखा हुआ। रमी स्किल बेस्ड कई लोग मानते हैं, लेकिन देखिए पोकर स्किल बेस्ड है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ हर बियॉन्ड अ पॉइंट अब आपका लास्ट पत्ता क्या खुलता है वो तो किसी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। वो तो मार्केट में भी आप एक ऑप्शंस पे स्ट्रैटेजी लेते हैं, 3 बजे कहीं कुछ हो जाए, अब जैसे वो रशिया वाली मिसाइल कहीं छूट जाए 3 बजे, उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो तो एक स्किल प्लस एक लक तो हर चीज़ में इन्वॉल्व, लाइफ में लक के बिना तो कुछ है ही नहीं ना, लक तो हर चीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन ज़्यादातर एक उसका एक बेसिक प्रीमाइस है, वो क्या है, वो स्किल बेस्ड है। तो वो डिफरेंशिएशन है। जो ब्लैक जैक है, जैसे ब्लैक जैक में कुछ लेवल तक स्किल इन्वॉल्व है, मोस्टली लक है, लेकिन वहाँ पर हाँ, और रूले में भी फिर रूले प्योर लक है, रूले प्योर लक है। हालांकि जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, रूले भी हम तो स्टडी करते हैं कि पिछले 5 बार में क्या बेट लगी, वो ब्लैक पे आया या ग्रीन पे आया, ऑड आया, इवन आया, हम उसके हिसाब से गाबा साहब, क्योंकि आप गोवा कई दफा गए हैं, ये रूले ट्राई किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। वहां पर तो पूरा प्योर पता है, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। वहां पर एक बात मैं साइकोलॉजी में डिफरेंस बताऊंगा, हम कैसीनो जाते हैं लूज करने के लिए और मार्केट में आते हैं जीतने के लिए, बस यही एक फर्क है हारने में और जीतने में। देखिए कैसीनो ऑलवेज विंस। एक स्टॉक मार्केट का और कैसीनो का एक रूल है, एक रूल बताता हूँ कि डोंट ओवरस्टे, टेक योर विनिंग्स एंड मूव आउट। अगर आप किसी भी कारण से जीत रहे हैं तो उसको घर ले जाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्रॉफिट का बैंक में होना और अपनी उस बेट को जब आप जीत रहे हो वो एड्रेनलिन रश को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गावा साहब कहते हैं ना कि जब प्रॉफिट दिखे तो घर ले जाइए। ये मुझे लग रहा है वहां से वहां की लर्निंग है कि पैसा मिला तो फटाफट निकाल लीजिए। इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। Unless you book profit, they are book profits. They are book profits actually. मयूरेश, अज्यूमिंग ये हो जाता है 28%, क्या ये भारी पड़ेगा या फिर अब तक मार्केट ने ये तय कर लिया है, इनबिल्ट है कहीं ना कहीं कि 28% हो सकता है जीएसटी इन सब पर? मोर और लेस आई थिंक इनबिल्ट है। और अनुज जी को जितना क्रिकेट और राफेल नडाल पसंद है, जो मुझे भी है, आई थिंक जो ये अक्सर डिस्क्लोज करते रहे कि 21, आई थिंक अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए जाके। आई थिंक ब्रिलियंट मूवी बनाई है कि कैसे स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर के साथ दे ट्राई टू बीट द सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लीविंग दिस डिबेट अपार्ट, largely gestated हर्षदा जी by the market in terms of at least the rate differentiations। और इसलिए आप प्राइस एक्शन देखेंगे ऑन द नजारा टेक एज एन एग्जांपल, आई थिंक काफी डैमेज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस की क्या हिट ले सकता है। डेल्टा के लिए मोटा मोटी आई थिंक पूरी तरह से ये न्यूज बची हुई है। इनफैक्ट अगर ये न्यूज आ जाती है तो आई थिंक लॉट ऑफ ओवरहैंग विल बी अक्रॉस
द काउंटर एज वेल। और ओनिल मेथोडोलॉजी में मुझे लगता है 236 एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो शायद मोमेंटम आ जाए। तो मुझे लगता है डेल्टा के लिए लार्जली एक्सपेक्टेड और जेस्टेटेड है। नजारे के लिए आई थिंक जो है वो आई थिंक प्राइस में अभी भी रिफ्लेक्ट होना बाकी है और डैमेज काफी सब्सटेंशियल है इवन एट दिस पॉइंट। ओके, चलिए इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। सुदीप शाह हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं और गौरव बिस्सा भी। पहले एक एक करके उनके ट्रेड्स को ले लेते हैं। मीनवाइल इंडेक्स जो है वो याद रखिएगा बिल्कुल फ्लैट है। मतलब जिस वक्त हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी वहाँ से 10 पॉइंट निफ्टी रिट्रेस हुआ है और बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखें 42,400 की ट्रेजेक्ट्री में। निफ्टी आईटी ने अगर आप देखें थोड़ा सा एक पुश दिया है और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आईटी इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 29,325 पे ट्रेड करता हुआ। पहले गौरव मैं आपके पास आऊँगा, आपकी क्या अप्रोच है इस वक्त, क्लोजिंग को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका जो कन्विक्शन कॉल है इस वक्त का वो क्या होगा, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे अगर निफ्टी की अगर बात की जाए तो 18,200 जो है क्रिटिकल लेवल है। अगर आज इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है तो मैं समझता हूँ आप अगले 2 दिन के लिए थोड़ी तेजी फिर से एक बार मार्केट में देखने मिल सकती है। क्रिटिकल हर्डल्स जो होंगे वो 18,425-430 होंगे, जहाँ पर हमने पिछला रिवर्सल देखा था। तो यहाँ पे बड़े डाउनसाइड या बड़े अपसाइड्स के लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन के आंकड़े भी देखेंगे तो 18,000 के पुट में अच्छी राइटिंग है, 18,400 के कॉल में अच्छी राइटिंग है और मार्केट एक रेंज बाउंड एक दायरे में ट्रेड करने के जो है आसार दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे बाय करना है तो आइडियल में 18,120-30 अगर आता है तो वहां पे बाय करूंगा। मैं स्पॉट लॉस की बात कर रहा हूँ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 18,400 का लक्ष्य रखिए। और अगर मैं सेल के मौके ढूंढूं तो मैं 350-400 के करीब में सेल के मौके ढूंढूंगा जहां पे हड़ल आ रहे हैं। एट दिस जंक्शन में अग्रेसिव हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी ट्रेड नहीं करवा रहे हैं। प्राइमली बैंक निफ्टी जो है अगर वो आपको 42,000 के आसपास मिलती है तो वहां पे आप 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। जहां पे ब्रेकआउट्स हुए थे 41,800 के और सस्टेन हो रहे हैं, फॉलो बाई नजर आ रही है और काफी आउट परफॉर्मेंस भी है, तो वहां पे आप एक बार बाय कर सकते हैं। निफ्टी मुझे यहाँ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की तो मुझे BDL काफी अच्छा लग रहा है, भारत डायनामिक्स। ओवरऑल अगर आप स्पेस देखेंगे तो काफी स्ट्रांग रहा है, काफी आउट परफॉर्मेंस रहा है इसके अंदर। और BDL स्पेशली अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, अपने 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये भागा है। सभी इसमें चीज जो है काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप 915 के स्टॉप लॉस से BDL को बाय कर सकते हैं। 1,005 का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब सुदीप को भी जोड़ लेते हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, आपकी क्या ट्रेड होगी इस समय? गुड आफ्टरनून मनोज। अब मेरी अभी ये घंटे पिक रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। हमने जैसे गौरव ने भी अभी वही बताया कि डिफेंस के स्टॉक्स में हमें बहुत ज्यादा एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है और एक रेंज बाउंड मार्केट में जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 18,100 और 18,350 के बीच में एक 200 पॉइंट में निफ्टी लास्ट 6-7 दिन में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो हमारी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को या अपने सेक्टर को। तो इसमें एक अच्छा स्टॉक है HAL, जिसने बुधवार को एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ, 2700-2720 तक गया था और वहां से एक रिट्रेसमेंट हुआ था। प्लस आज हम देखेंगे तो आज और कल के दिन में इसने वो ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट किया, 13 EMA का वो जोन था और वहां से ये पिछले 2 दिन में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट वहां पे हमें लॉन्ग साइड पे बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो और फॉलो अप एक्शन भी ऊपरी स्तरों पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 2800-2830 तक कंटिन्यू होगा और 2650 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। एक कहावत याद आती है HAL के नाम पर, हजता एक अनार 100 बीमार। हर कोई HAL को ही बाय करना चाह रहा है एकदम, और कई दिन से ये क्लियरली निकल के आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब LTI और माइंडट्री का जो मर्जर है उसकी है कल X डेट, यानी कल से माइंडट्री जो है वो F&O में नहीं मिलेगा आपको और आज लास्ट दिन है माइंडट्री खरीदने के लिए। तो आशीष के पास चलते हैं और देखिए थोड़ा सा ट्रैक्शन आप L&T इन्फोटेक में इस समय देख रहे हैं। एक देखते हैं कि कैसे स्टैकअप कर रही है ये कंबाइंड एंटिटी बाकी के IT पीयर्स के साथ। आशीष बताइए। ओके, तो बिल्कुल ठीक, कल एक्स डेट है उस अमेलगमेशन को लेकर। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्जर्स IT स्पेस में कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। परसों रिकॉर्ड डेट है, आसान शब्दों में जिनके पास आज वो स्टॉक होगा उनका ये नाम कंपनी की बुक्स पे रिफ्लेक्ट होंगे परसों और वो एलिजिबल होंगे माइंडट्री के शोल्डर्स LTI के शेयर्स के लिए। जो अनुपात रखा गया है माइंडट्री के 100 शेयर्स पे 73 शेयर्स आपको LTI के मिलेंगे। कई लोगों ने ट्विटर पे सवाल पूछा था, आज अच्छा हुआ मौका मिल गया जवाब देने का, 100 से कम तो क्या।
तो मान लीजिए इसको अनुपात में बांट दीजिए, 10 होंगे तो 7.3 मिलेंगे। अब 7.3 तो मिलते नहीं है, तो 10 की जगह 7 आपको मिलेंगे। जो 0.3 है वो फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट है। ऐसे तमाम फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट को एक साथ कंपनी क्या करेगी, बेचेगी, और कमेंसुरेट जो पैसा होगा वो आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए उस एंटाइटलमेंट को। कई सारी चीजें हैं। पहले तो लास्ट ट्रेडिंग डे आज है माइंट्री का, कल से सस्पेंडेड होगी। तो पहली चीज, सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी के सब आज एक्सपायर हो जाएंगे। तो मतलब सीज टू एग्जिस्ट कल से। एमएससीआई के बदलाव, एमएससीआई ने पहले ही घोषणा कर दी आज से रीजेक इफेक्टिव हो जाएगा, माइंट्री को इंडिसेज से डिलीट कर देंगे और एलटीआई को का वेटेज बढ़ जाएगा एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में। पूरा माइंट्री का डिलीशन एकोमोडेट कर दिया जाएगा एलटीआई में, तो उसका इशू कुछ नहीं। कंबाइंड एंटिटी आपने एक बात छेड़ी थी, तो कंबाइंड एंटिटी के डिटेल स्क्रीन्स पर आएंगे। इंप्रेसिव क्लाइंट पोर्टफोलियो होगा, 750 लीडिंग ग्लोबल एंटरप्राइजेस इनके पास होंगी क्लाइंट्स के तौर पे, 90,000 प्रोफेशनल्स, 30 कंट्रीज, 5 कॉन्टिनेंट्स में। 6th लार्जेस्ट आईटी कंपनी होगी रेवेन्यूज के लिहाज से। वो प्लीज सारा स्टैक दिखाइएगा। तो पांचों दिग्गज, उसके बाद रेवेन्यूज के लिहाज से $4.1 बिलियन की कंबाइंड रेवेन्यूज होंगे एलटीआई के। ये हुआ रेवेन्यूज के लिहाज से। मैंने क्या करा, Q2 के जो परफॉर्मेंसेस थी सिर्फ उसको एनालाइज करा है, और ये है वो परफॉर्मेंस इन सब कंपनीज की। ये कंपनी 5वीं लार्जेस्ट होगी शायद मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। तो टेक महिंद्रा से शायद एक स्टैक ऊपर, ये कल ये इवेंचुअली जब कंबाइंड एंटिटी लिस्ट होगी तो शायद ऊपर आपको नजर आएगी। अभी मर्जर के पीछे रैशनल क्या थे, उनका कहना था कि भाई एक क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, अप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, और आईटी कंपनीज के लिए बेसिकली जितना बड़ा स्केल और साइज होगा उतनी लार्ज डील्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो वैसे भी मर्ज एंटिटी इंटरेस्टिंग उस लिहाज से होगी। एंड टू एंड कैपेबिलिटीज, फुल स्टैक कैपेबिलिटीज जो हम कहते हैं, वो इस कंपनी के पास अब होगी, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की। और $4.1 बिलियन के एनुअलाइज्ड रेवेन्यूज FY23 के, FY24 के एंड तक एक्सपायर कर रहे हैं $5 बिलियन के आसपास के रेवेन्यूज, इन सब अपस्केलिंग के चलते। तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आज से ध्यान रखें सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म, माइंट्री सीज टू एग्जिस्ट कल से, ये कहानी है। ओके आशीष, चलिए शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। वो जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया फ्रैक्शनल शेयर का, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कई लोग पूछते हैं, हाँ कई लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास 100 से कम है तो क्या होगा, वो फ्रैक्शनल शेयर है तो हमें तो लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको उसके हिसाब से वो एक कंपनी सारे शेयर्स को एक इकट्ठा पूल में बेच करके करेगी और आपको उसका कमेंसुरेट पैसा मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो ये एक इस पर एक चर्चा हो गई। मयूरेश, कैसे स्टैकअप करेगा एलटीआई माइंट्री? देखिए क्लियरली मार्केट कैप के हिसाब से टेक महिंद्रा से ऊपर, टेक महिंद्रा के लेगेसी रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से वो एक हमेशा क्लियरली इवन मिड कैप आईटी से भी नीचे ट्रेड करता है मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर ये जो डायकॉटमी है कि रेवेन्यू नीचे टेक महिंद्रा से लेकिन मार्केट कैप ऊपर, आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको? नहीं, बट स्टैकअप में आई थिंक अगर आप देखेंगे जो एक्सपोजर है क्लाइंट्स का अनुज फॉर एलटीआई माइंट्री कंबाइंड एज एन एंटिटी, आई थिंक काफी अच्छे क्लाइंट्स इनके पास है। दूसरा आई थिंक इनकी जो $multi-million डील्स विंस है, जो सिनर्जीज आ सकती है दोनों रेवेन्यू और कॉस्ट फ्रंट पे, क्योंकि आई थिंक दोनों जो बिजनेसेस थे थोड़े जुदा थे, बट नाउ दे कैन हैव क्रॉस सिनर्जीज दैट कैन प्रोबब्ली बी पुट फोर्थ, और इसकी वजह से आई थिंक डील विंस काफी तगड़े हो सकते हैं। इन्होंने जो लक्ष्य रखा है $5 बिलियन का अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक दैट कैन बी अचीव्ड, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है टियर 2 कंपनीज में, अगर मैं गिनती करूं टियर 2 की इंडिविजुअली दोनों कंपनीज की, तो आई थिंक हैज बीन सब्सटेंशियल ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। थोड़ी दिक्कतें सारे स्टॉक्स को ही है विद इन दिस सेक्टर इटसेल्फ, बट दे शुड कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी फास्ट, और कॉस्ट सिनर्जी स्पेसिफिकली एबिट मार्जिन को बहुत बड़ा सहारा देंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक जितना एक प्राइस प्रेशर एलटीआई के शेयर ने पिछले कुछ दिनों में, आई थिंक इट हैड अ वेरी गुड मूव बिफोर दैट दिया है, आई थिंक एक अच्छा विकल्प रह सकता है। एब्सोल्युटली यस, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टॉप लाइन कंपेयर्ड टू अ बिगर प्लेयर लाइक टेक महिंद्रा थोड़ा कम हो सकता है, बट डायनेमिक्स, रेवेन्यू सिनर्जीज, क्लाइंट सिनर्जीज, कॉस्ट सिनर्जीज, ये शायद इनको थोड़ा ऊपरी स्थान पे रखे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा प्राइस ट्रिक पे लैग हो रहा है। 5000 एक बहुत की लेवल है एलटीआई के, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आई थिंक मोमेंटम बहुत जोरदार आएगा एलटीआई। देखिए लोग किस तरीके से हमको फॉलो करते हैं अश्ता, मुझे अभी किसी ने ट्वीट करके बोला कि एक रूले में भी एक ट्रेड सेटअप होता है। तो मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो मतलब तो मेरे को बोल रहा कि मैं सीरियस हूँ, जोक नहीं कर रहा हूँ। खैर अभी
टाइम नहीं है सब जिक्र करने का, लेकिन ऑब्वियसली मतलब तो जो जिस तरीके से जिसमें पैसे कमा रहा है उसके लिए वो स्किल लेवल है। तो वो मतलब जो आप जैसे आप कभी गोवा के किसी कसिनो में जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कुछ लोग रोज आते हैं वहाँ पे। तो एक बार मेरी ऐसी उनसे बात हो रही थी, मैं तो जैसे लेजर में वे में कभी कभी चला जाता हूँ जैसे, तो मैं उससे बात कर रहा था, मैं कहा कि अच्छा तो आप करते क्या हैं? तो उन्होंने थोड़ा ऑफेंस ले लिया उसको, उन्होंने बोला कि मेरे चिप्स देखिए मैं यही करता हूँ मेरा रोज का यही काम है। पेशे से मैं गैम्बलर हूँ। मैं पेशे से पोकर प्लेयर हूँ, गैम्बलर नहीं हूँ। अच्छा, पोकर प्लेयर हूँ। हाँ, डिफरेंस है। देखिए गैम्बलिंग, पोकर प्लेयर को अगर आप गैम्बलर बोलेंगे तो वो ऑब्जेक्शन ले लेगा उसके लिए। I'm sure अब ये पत्तों वत्तों में ऊनो के आगे मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बड़ी नहीं हूँ, तो वहां पर थोड़ी सी पैदल है स्थिति। लेकिन अब 4 का चौका की बारी। अब यहाँ पर देखिए हमारे जानकार मेहनत करके और स्किल आजमा कर आपके लिए स्टॉक्स स्पॉट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस बताइए। देखिए पीएसयू बैंक पे ही ध्यान देंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैनरा बैंक के बारे में बात की, और मेरा समझना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए कंसोलिडेशन हो गया है और अब लग रहा है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अप मूव के लिए, और इस मूव में शायद हमें 175 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का दिसंबर का कॉल ऑप्शन लेंगे 170 वाला, 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, तो 1.5 रुपए का रिस्क है। लेकिन यहाँ पर आपको करीब 11 रुपए तक के भाव इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 170 वाला दिसंबर का कॉल ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का 170 का कॉल ऑप्शन, लेकिन दिसंबर का बाय करिए। वैसे नवंबर का अब आप बाय कर भी नहीं पाएंगे फिजिकल डिलीवरी के लिए, तो दिसंबर का बाय करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन 170 का, स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए आ जाएंगे अभी स्क्रीन पर थोड़ी देर में। अब चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए प्रकाश गाबा जी के पास। गाबा जी बताइए। अच्छा, गाबा जी से बात करते हैं, तो एक काम करते हैं चार्ट का चमत्कार ले लेते हैं फिर स्वाति जी से। स्वाति जी बताइए। इस चार्ट के चमत्कार में बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के ऊपर। अनुज, हम लोग लास्ट 2-3 दिन से डेटा देखें तो वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम काफी हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभी 100 डीएमए के ऊपर भी आ गया है, जो कि काफी दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि अराउंड 1300 के आसपास और 1225 के रेंज में ये चल रहा था। उसने ब्रेकआउट दिया है विद वेरी डिसेंट वॉल्यूम। सो आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है। जो प्रीवियस स्विंग्स है जो कि अराउंड 1390 के रेंज में था, वो वापस टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बाय कीजिएगा, 1290 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1380। चलिए, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अगर आप देखें आपका स्वाति जी का ट्रेड है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं प्रकाश कावसर के पास। प्रकाश बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? हाँ बिल्कुल विनीत, मैंने जो स्टॉक चुना है इस वक्त वो है HDFC लाइफ। यस, HDFC लाइफ ट्रेड करा है 539। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। लगता है कि यहाँ से एक 22 सिग्नल आज जनरेट हुआ है। इसका मतलब है आज कल और परसों तक मूव मिल सकता है। ट्रेड करा है 539 पे, मुझे लगता है जा सकता है करीब 545 to 550, ये एक जोन है, वहां तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। स्टॉप होगा 536 का। HDFC लाइफ रिपीट 536 का स्टॉप, 545 to 550 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। ओके, प्रकाश सर का ट्रेड है HDFC लाइफ। आपकी स्क्रीन पे करीब 539.90 पे ट्रेड करता हुआ। ये चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे रखूंगा। चौथा क्या है वो है मिड कैप फंड। मयूरेश जोशी जी के सौजन्य से आएगा। मयूरेश बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, आई थिंक लॉजिस्टिक्स पे हम अभी भी बुलिश है। हमें लगता है आई थिंक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे ओनिल मेथोडोलॉजी और कैंसलिन में 100% मैच हो रहा है ये स्टॉक अर्निंग्स को लेके, प्राइस ट्रेंड को लेके, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को लेके। जो एक टॉप लाइन ग्रोथ रही है पिछले 4 वर्षों में ऑन अ कैगर बेसिस 25 से 30% रही है। बॉटम लाइन ग्रोथ हैज ग्रोन इन एक्सेस ऑफ 35%। अगर आप कोर बिजनेस देखें जो इनका इंटरनेशनल ऑपरेशंस है, इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर पिछले क्वार्टर में हुई थी, बट स्टिल नंबर्स वर फार बेटर। अगर आप पहले हाफ के नंबर्स देखें स्पेसिफिकली, आई थिंक टॉप लाइन और EBITDA के फ्रंट पे हैव बीन रियली गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये स्ट्रीम ऑफ बिजनेस से आता है एक्सीड 60%। जो इनके दो दूसरे बिजनेसेस है स्पेसिफिकली गति को लेके, आई थिंक 3x ग्रोथ इन्होंने देखी है ये बिजनेस में। और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में जितने इनके वेयर हाउसेज हैं कंबाइंड टू व्हाट ऑन ग्राउंड और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में ऑलमोस्ट 9 to 10 बिलियन ऑड स्क्वायर फीट जितनी कैपेसिटी बिल्टअप है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और डेट जो बहुत नेग्लिजिबल है बैलेंस शीट के ऊपर एंड ऑलमोस्ट 1% और डिविडेंड यील्ड, ये 26 से 27% के ROEs जनरेट करता है।
तो ये लगता है अगर आप स्टार्टअप करते हैं लॉजिस्टिक प्लेयर्स को, ऑल कार्गो का जो पिछले वर्ष का रेवेन्यूज था 20,000 करोड़, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, आई थिंक लीडर इन द B2B एयर स्पेस, B2C आई थिंक लेस देन कार्गो कंटेनर स्पेस, आई थिंक फार ग्रेटर रेवेन्यूज एटलीस्ट 2.5 टाइम्स। तो जरूर ये स्टॉक नजर में रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुड बिजनेस फंडामेंटल्स और अर्निंग्स जो बरकरार रह सकती है, बिकॉज वी फॉलो स्टॉप लॉस मैकेनिज्म एट ओनली 438 439 एक स्टॉप लॉस रहेगा ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, याद रखिएगा ये स्टॉक अगर आज इस लेवल पे क्लोज होता है तो ये इसके करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा। अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट काफ़ी समय बाद मैं इसका खुद चार्ट देखा, 4 ट्रेड्स लिए हमने, एक एक करके वो सारे ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की दिसंबर की 170 का कॉल ऑप्शन फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 11 और स्टॉप लॉस करीब 4.5 का रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद स्वाति होतकर जी के पास गए थे हम आज 4 के चमत्कार के लिए, वहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्यूचर्स पर उन्होंने 1380 पे बाय दिया था, 1290 का स्टॉप लॉस था, करीब 1380 का लक्ष्य है आपका। प्रकाश गावस्कर के पास गए तो उनका ट्रेड था HDFC लाइफ और 545 550 के टारगेट के लिए, और अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पे मयूरेश जी की कॉल थी स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। आज सुबह से जो निफ्टी में ठहराव आया है उसमें सबसे एक एक करके अगर आप देखें योगदान रहा, रिलायंस ठहरा, B2 ठहरे, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो निफ्टी IT ठहरा था उसका रिवर्सल अब थोड़ा सा अगर आप देखें और शार्प हो गया है। इट्स आई थिंक अप बाय 155 पॉइंट्स, 155 अंकों पर निफ्टी IT, और समहाउ उस 20-डे एक्सपोनेंशियल में एवरेज ने निफ्टी IT पे काम किया। बट मैं जिस स्टॉक को देख रहा हूँ वो है इन्फोसिस, लीड लेता हुआ इन्फोसिस। इनफैक्ट TCS और HCL टेक्नोलॉजीज तीनों में ही स्विंग्स विजिबल हैं, बट इन्फोसिस का स्विंग थोड़ा मायने रखता है। देखिए निफ्टी IT रिट्रेस होगी कहाँ चला गया, लेकिन इन्फोसिस ने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज इवन 1570 वो भी वॉलेट नहीं किया। प्रकाश सर, इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे एक बार, आपका टेक इन्फोसिस पे क्या है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, इन्फोसिस का चार्ट मैं जरूर देख लूंगा। इन्फोसिस का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ से अपमूव शुरू हो सकता है। इनिशियल बाय सिग्नल जनरेट हुआ है ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम में, स्टॉप होना चाहिए 1560 का, बस यहीं से एक अपमूव मिल सकता है, और टारगेट करीब 1600 का होगा। इन्फोसिस एग्रेसिव कॉल है, लेकिन यस अपमूव मिलना चाहिए इन्फोसिस में। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जानते हैं मार्केट्स पर। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी। नवीन के पास फाइनेंशियल सर्विसेज में 17 साल से ज़्यादा का अनुभव है, टेलीकॉम और कंज्यूमर स्पेस पर इनकी खास नज़र रहती है। नवीन जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को, क्योंकि एक मार्केट में मैं देख रहा था, एक नंबर्स के साथ मैं देख रहा था कि निफ्टी है 18,200 पर, लेकिन मिड कैप और निफ्टी जूनियर रिजेंबल कर रहे हैं जो निफ्टी एट 17,000 या 17,200। इस डायकॉटमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मार्केट का लेवल्स अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में लास्ट एक्चुअली अक्टूबर महीने में भी लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म किया है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो ये जो ट्रेंड है ये थोड़े टाइम से चल रहा है। मार्केट का जो ओवरऑल अपमूव में जो ब्रेड्थ है वो थोड़ा सा नैरो हो रहा है। इसका इंडिकेशंस 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ जो काफी तेज था टिल Q1 ऑफ FY23 वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, जिसके वजह से आई वुड से कि सम बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, एंड स्पेशली जहां पे मतलब प्रेशर दिखाया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ या मार्जिन पे, वहां पे करेक्शन भी आया हुआ है। तो ये 2-3 कारण है जिसके वजह से जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में करेक्शन आ रहा है, एंड ये पॉसिबल हो सकता है कि ये पीरियड थोड़ा और देर चल सकता है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स का ज्यादा परफॉर्म ना करे, स्पेशली स्मॉल कैप। मिड कैप तो अभी काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, बट स्मॉल कैप में आई थिंक प्रेशर थोड़े और टाइम तक रह सकता है। को आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है टेलीकॉम। भारतीय में जो लगातार हाइज बन रहे हैं और ये जो टैरिफ हाइक की है, एक क्वासाई टैरिफ हाइक की जो बात चल रही है, उसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्या लग रहा है यहाँ पर अभी भी रैली में जगह है, दम है यहाँ पर? जहां तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है और भारतीय एयरटेल स्पेशली अगर हम देखेंगे तो ये जनरली एक डिफेंसिव स्टॉक है, राइट।
जब भी मार्केट में लगता है कि करेक्शन आ सकता है, यहाँ से अपो में चैलेंज आ सकती है, तो मार्केट में वॉल्यूम्स भारती की तरफ थोड़ा शिफ्ट होते हैं। तो भारती का जो डिफेंसिव नेचर है वो काफी हेल्प करता है, क्योंकि सेक्टर एज सच काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, प्राइमरली 3 प्लेयर सेक्टर है, उसमें भी 3rd प्लेयर काफी वीक है। जहां तक टैरिफ हाइक की बात है, अभी टैरिफ हाइक के बिना मतलब सेक्टर में ग्रोथ आना मुश्किल है, क्योंकि सेक्टर में अभी सब्सक्राइबर ग्रोथ काफी स्लो हो चुका है लास्ट 2-3 साल में, और अभी ग्रोथ जो आएगी वो टैरिफ हाइक की वजह से आएगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि कैसे मूव होगा टैरिफ हाइक, वो बहुत क्रिटिकल है। टैरिफ हाइक आना स्वाभाविक है, लेकिन कितने टाइम में आता है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो काफी क्रिटिकल होता है। तो अभी जो जैसे 2 सर्कल में टैरिफ हाइक किए हैं, और ये वेदर पैन इंडिया होता है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, ये सब अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। तो आई थिंक ये टाइम ओनली विल टेल, बट टैरिफ हाइक इज द वे जिसके बेसिस पे टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो कर सकता है। एंड टैरिफ हाइक्स आएंगे, इज द एक्सपेक्टेशन। कितने तेजी से आएंगे और कितना क्वांटम में आएंगे वो टाइम विल टेल। और जरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स वापस लेकर आइए। देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय एक ऑप्शन राइटर्स का इस मार्केट पर ज़बरदस्त कंट्रोल है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो आज इसकी वीकली एक्सपायरी है, उसका मूव देखिए आप 5.003%, और बिल्कुल भी ना 18 ये एक अगर दिखा सकें तो दिखा दीजिएगा 19,000 की कॉल और 18,900 की पुट, दोनों के दोनों ऑप्शंस में ज़बरदस्त ऑप्शन राइटिंग हुई, और दोनों के दोनों ऑप्शंस में एक जैसे कहते हैं कि एक कोशिश की गई कि उसका पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो ईट अप किया जाए। 3 बजे के बाद कोई मूव आता है कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा है अभी एटलीस्ट देखते हुए। ये देखिए 19,000 की कॉल आ गई है सिर्फ 3 रुपये पे, और इसने लूज़ किए 35 रुपये, करीब करीब 90% का इसमें प्रीमियम डिक्लाइन है। देखिए इसको इस तरीके से देखिए कि 90% का प्रीमियम डिक्लाइन है, लेकिन एक जो आप ओवरऑल है 35 रुपये की चीज़ अगर 3 रुपये होगी तो कितना आपने उसमें प्रॉफिट कमाया। इसी तरीके से अगर आप ये पुट देखेंगे, ये खैर 19,000 की कॉल है, 18,900 के पुट में भी आप ऑलमोस्ट यही हिसाब पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मार्केट एग्जैक्टली वो मिड पॉइंट पर खड़ा है। तो 18,900 के पुट भी करीब करीब 1 रुपये 30 पैसे रह गई है, वो भी 30 रुपये से गिरकर। तो ये आज पूरा का पूरा जो हुआ है ये एक फाइनेंशियल निफ्टी का, इसके लिए हो सकता है कल एक बैंक निफ्टी में एक मूव आए। नॉर्मली अगर इस तरीके की एक ट्रेंडलेस ट्यूसडे फाइनेंशियल निफ्टी की होती है तो वेडनेसडे को एक मूव आता है बैंक निफ्टी में, तो उसको हम कल देखेंगे। हाँ अभी भी 3 PM मूव बाकी है, एक बार उसको भी रिविजिट करेंगे। लेकिन नवीन जी के पास वापस चलते हैं। नवीन जी सॉरी मैं थोड़ा सा एक क्योंकि एक्सपायरी आज उस पर थोड़ी सी बात करने लग गया था। ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, पेटीएम या नाइका, इनमें से किसी को ले रहे हैं आप इस लेवल पर, या एडवाइस कर रहे हैं लेने के लिए? अभी तो मतलब न्यू एज कंपनीज में चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि मार्केट का हमारा जो व्यू है वो यही है कि ग्रोथ एट एनी प्राइस का ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट स्टिल ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का ही है। तो ये मार्केट में स्टॉक्स लाइक नाइका या पेटीएम जो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वैल्यूएशन में गैप बहुत ज्यादा है, और वो जस्टिफाई करना मतलब मैथमेटिकली कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ग्रोथ एट एनी प्राइस का ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट तब आएगा जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने चालू होंगे, एंड जब इंटरेस्ट रेट्स काफी लो हो जाएंगे या ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड काफी जोरों से शिफ्ट होगी, तभी इन स्टॉक्स को लेने का मौका मिलेगा। एंड प्रोबब्ली चांस ये भी है कि ये स्टॉक्स लोअर लेवल पे भी मिले। तो मैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट का वेट करूंगा बिफोर एंटरिंग इनटू द हाई ग्रोथ जो डिजिटल कंपनीज है उनमें देखने के। तो थोड़ा सा समय लिया जाए, और इस समय जल्दबाजी में पोजीशंस नहीं ले रहे, भले ही इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा बिकवाली आ रही है। अच्छा एक चीज नवीन, ये बताइए, ये पीएसयू बैंकों में जो हाल फिलहाल इंटरेस्ट देखने को मिला है, एंड एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हम सब समझते हैं उन बिजनेसेस से काफी कंफर्ट है, लेकिन लेटली स्पेशली पिछले और इस हफ्ते की शुरुआत से ही हमने देखा ये छोटी टिकट साइज के बैंक्स आईओबी, यूको एंड द लाइक्स हैव स्टार्टेड यू नो गिविंग दिस बिग रन, डबल डिजिट गेन्स कुछ में। तो उनको लेकर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या संभल कर चलना चाहिए रिटेल निवेशकों को, क्योंकि धारणा यही होती है पीएसयू चल रहे तो कुछ भी ले लीजिए।
देखिए, जहां तक पीएसयूज का सवाल है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स का अगर हम देखेंगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो ये है कि पीएसयू बैंक्स स्पेशली, जैसे अगर हम बात करेंगे इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनका कासा रेशो बहुत स्ट्रांग होता है। मार्केट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज आज के दौर पे आ रहा है, वो डिपॉजिट ग्रोथ का है। लार्ज प्राइवेट बैंक्स को भी काफी बड़ा चैलेंज है डिपॉजिट बेस कैसे ग्रो करे, एंड वो काफी टाइम से मतलब पिकअप नहीं कर रहा है जितना मतलब लोन ग्रोथ पिकअप कर रहा है। क्रेडिट ऑफटेक काफी स्ट्रांग है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ रेट उसके हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। तो उस हिसाब से एडवांटेज जो होता है वो पीएसयू बैंक्स के पास होता है, क्योंकि उनका डिपॉजिट और कासा मोबिलिटी कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली वो काम में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं। तो इसके वजह से उनका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, ये सब चीज इंप्रूवमेंट होने का काफी अच्छा चांस है। अपार्ट फ्रॉम दैट हुआ ये है कि इस लास्ट 3 सालों में इनका एनपीएस भी काफी कम हुए हैं, रिकवरीज भी आ रही है, तो काफी मल्टीपल एडवांटेजेस है पीएसयू बैंक्स में। तो चुन के करना पड़ेगा पीएसयू बैंक्स जिनके मतलब थोड़े ग्रॉस एनपीएस लोअर लेवल पे है, नेट एनपीएस ठीक ठाक है और कासा रेशियो अगर ठीक है, तो इन 2-3 पैरामीटर देख के पीएसयू बैंक्स में अभी भी पोजीशन बनाया जा सकता है और यहाँ पे रिटर्न बनाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो पीएसयू बैंक्स आर स्टिल गुड बैंक्स टू ओन। जैसे हमारे पिक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा आते हैं, एसबीआई आते हैं, बट देयर आर अदर स्मॉल पीएसयू बैंक्स आल्सो जो काफी अच्छा कर सकते हैं ये लेवल से भी। ये तो इन लेवल्स पर भी पीएसयू बैंक्स में बाय किया जा सकता है सेलेक्टिवली। चलिए आखिरी सवाल मेरी तरफ से, और क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको मार्केट में? थीम, सेक्टर, स्टॉक्स? जैसे अभी बैंक तो हमने डिस्कस कर लिया, बैंक का तो थीम काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब बाकी तो अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल्स काफी स्ट्रॉन्ग थीम है, तो वो चल भी रहे हैं। और उसमें भी डिफेंस जैसा थीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है, वो चल रहा है। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि ऑटो जो सेक्टर है वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। इसके 2 कारण है। एक तो कारण ये है कि अगर हम देखेंगे तो आगे जाके क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, बट इसके अलावा ऑटो सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट साइकिल में ऑटो सेक्टर जा रहा है, और अपग्रेड और प्रोडक्ट साइकिल ये जो बेनिफिट्स आएंगे ये मल्टी ईयर बेनिफिट्स है। तो उस हिसाब से अगर ऑटो सेक्टर में जो अभी रिसेंट करेक्शन आया है ये अच्छा एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है, एंड इसमें पोजीशन बनाया जाना चाहिए जिसके बेसिस पे नेक्स्ट 2 से 3 साल में अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न्स बनेंगे। हमारा प्रेफरेंस पैसेंजर व्हीकल्स होगा एंड टू सम एक्सटेंट सीवी होगा। 2 व्हीलर पे हम थोड़ा कम फोकस रखेंगे, बट पैसेंजर व्हीकल काफी अच्छा सेगमेंट है टू एंटर इन ऑटो सेक्टर। पैसेंजर व्हीकल्स और सीवी साइड पर आपकी नजरें ज्यादा रहेंगी आपके ऑटो स्पेस में। मिड कैप्स को लेकर आपकी अप्रोच नवीन इस समय क्या रहेगी? कुछ आपने खास आइडेंटिफाई किया है या फिर अक्यूमुलेट किया है रीसेंट पास्ट में? तो जैसे मिड कैप्स जैसा स्पेस है, मिड कैप और स्मॉल कैप चलो हम साथ में पकड़ लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल्स जैसे मैं बता रहा था, तो इंडस्ट्रियल्स में बहुत ज्यादा स्कोप है। इंडस्ट्रियल्स में भी अगर इंजीनियरिंग कंपनीज की हम बात करें तो इंजीनियरिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनीज जो रेलवे को कंसल्ट करती है, कंपनीज जो डिफेंस में काम करती है, तो मतलब वाइड रेंज ऑफ कंपनीज है। तो जहाँ पे मतलब काफी ज्यादा मतलब यहाँ से पैसे बन सकते हैं। स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन का बहुत ह्यूज स्कोप है, क्योंकि ऑर्डर बुक्स सबके बहुत स्ट्रांग है, आगे जाके और ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा प्राइसिंग इंप्रूवमेंट भी पॉसिबल है। तो बहुत सारे टेलविंड्स दिख रहे हैं ये सेक्टर में, जहां पे जिसके कारण मुझे लगता है कि रिटर्न्स जो बन सकते हैं ये सेक्टर में वो काफी स्ट्रांग होंगे। शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और बात की और इन सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपना व्यू दिया। एक मार्केट में इस समय एक हल्का सा मूव आ रहा है निफ्टी पर। हालांकि बैंक निफ्टी में भी आया है, लेकिन निफ्टी पर खास तौर से आया है। उसका एक कारण है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। एक बार जरा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेकर आइए, फिर मैं 2-3 इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करता हूं जहां पर एक अच्छा खासा आप मूव देख रहे हैं। ये देखिए एफएमसीजी इंडेक्स में एकदम से ये स्पाइक आया है, और ये तीनों के तीनों स्टॉक्स HUL, ITC और टाइटन, इन तीनों में एक नीचे के लेवल से आपने एक ज़बरदस्त मूव देखा। ये HUL का मूव देखिए, ये ITC देखिए एक इंटरडे हाई बना रहा है, और टाइटन इंटरडे हाई बना रहा है। इसके अलावा एक बाइंग आई है TCS में, खाली TCS में बाइंग आई है। पूरे के पूरे IT सेक्टर में इतना फिर भी व्यू नहीं है जितना TCS में एक मूव आया है।
TCS में एक ज़बरदस्त मूव इस समय। इनफैक्ट निफ्टी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर अब इस समय TCS, एक TCS नंबर 1, 2, 3 सारे के सारे ये जो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स हैं आज वो हैं, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, ITC। और राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे HDFC बैंक ड्रैग कर रहा है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर है, नीचे से हल्की सी तो रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आई है कर्टसी ICICI बैंक। लेकिन वो जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है वहाँ पर ऑप्शन राइटर्स मन बना चुके हैं कि वो उन कॉल्स को और पुट्स को जीरो करा कर ही मानेंगे, तो वहाँ पर अभी भी कुछ खास मूव है नहीं। वो 18,966, देखिए 18,960 हो, 18,970 हो, 18,990 हो, वहाँ तक उस ऑप्शन राइटर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 19,000 के ऊपर जाने पे ही फर्क पड़ रहा था, या 18,900 के नीचे आने पे फर्क पड़ रहा था। वो उस रेंज को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। इस समय करीब करीब 90 पॉइंट का मूव आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर। एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है। एक दो स्टॉक्स जो आपने मेंशन किया उस पर एक टेक्निकली पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं। सुदीप हमारे साथ है। सुदीप, HUL इस पर अगर फटाफट एक व्यू दे सके, 2514 के करीब, क्या आप इस समय एक नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे? ये पिछले 3-4 सेशंस की अगर हम बात करें तो 2450 से 2470 का एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है। तो HUL, ITC ये दोनों में सेम काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज एक इनिशियल साइंस है ऑफ एन अप मूव, पर ये स्टॉक में जो हिसाब से 2490, 2500 का आज का भी जो लो होल्ड करके रिबाउंड कर रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले कुछ 1-2 सत्रों में हमें यहाँ पे 2550, 2560 तक का एक अप मूव मिल सकता है। थोड़ा प्रीएम्पशन है, पर जो 3 दिन का ट्रेंड बता रहा है हायर टॉप हायर बॉटम का, तो मुझे लग रहा है 2490 के स्टॉप लॉस से 2550 के लिए एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, HUL पर आप देखिए 2515 पे आपका व्यू है, निफ्टी FMCG इंडेक्स का व्यू मूव, और निफ्टी IT, इन दो इंडेक्सेस का व्यू। निफ्टी IT अब जब लास्ट टाइम हमारी चर्चा हुई थी 155 पॉइंट ऊपर था, अब लगभग 250 पॉइंट ऊपर। तो ये आखिरी के कुछ अगर आप देखें मिनटों का स्विंग स्पॉन्सर इन दो स्पेसेस ने किया है। अब एक काम करते हैं, मोमेंटम कॉल्स को एकत्रित करना शुरू करते हैं। लेट्स ब्रिंग डाउ फ्यूचर्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे 17 अंकों पर कुछ हद तक फ्लैट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी अपने साथ अगर ये आंकड़ा भी ले गया, यानी 18,239, तो क्या लेके जाएगा? मोर और लेस आप एक्सपायरी -2 में यानी वेडनेसडे को जा रहे हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करके, मतलब कुछ हद तक। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, वो तो अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज ही होगा। माइनस थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है, आई थिंक जो 18,200 का डैमेज कल हुआ था वो थोड़ा कंट्रोल हुआ है। और थैंक्स टू निफ्टी IT और रिलायंस ने अगर आप देखें अपना कंट्रीब्यूशन बखूबी किया इस डैमेज कंट्रोल में। स्ट्रक्चर को देखते हुए आपकी ट्रेड की थीम क्या रहेगी कल मॉर्निंग के लिए, और आप क्या कैरी करेंगे? पहला ट्रेड आपका। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड करना होगा एक BTST कॉल की तरह, तो HL में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट क्लियर है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। जो पूरा सेक्टर है वो काफी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो HL में खरीदारी करेंगे। छोटे स्टॉप लॉसेस हैं फ्यूचर के 2705, 2705 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2800 रुपए के टारगेट HL के फ्यूचर में सेट करेंगे नवंबर वाले। HL फ्यूचर्स यहाँ पे, ये HL इनफैक्ट आज प्रकाश सर की सुबह पहली कॉल थी और 2733 पे डे हाई एंड इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर HL। शानदार मूव यहाँ पर। गौरव, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? मैं SRF में बाय करने की सलाह दूंगा। SRF अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी अच्छा करेक्शन हमको देखने मिला है। अवली टाइम फ्रेम्स में बुलिश डाइवर्जेंस आपको देखने मिला RSI में, फॉलो बाय नजर आ रही है। पिछले 3 घंटे कैंडल्स देखेंगे तो एक के बाद एक पॉजिटिव कैंडल्स बन रहे हैं और वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे 2265 के स्टॉप लॉस से SRF को बाय करने की सलाह दूंगा, और ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार 2340 रुपये दिखा सकते हैं। ओके, देखिए जो पहला ट्रेड था वो था HL और इसने मूव अच्छा दिया और आप समझ लीजिएगा कि ऑल टाइम हाई पे है। दूसरा ट्रेड जो गौरव बिस्सा जी का है उसमें थीम है पुल बैक। हालांकि ये कैंडल अपने आप में अगर आप देखें कैंडल रिवर्सल के सारे प्रॉपर्टीज़ को पूरा नहीं करती, बट स्टिल इसने कल मोर और लेस पूरे के पूरे प्राइस जोन को कवर कर लिया। इनफैक्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जनाब कल के लो के अगर आप नीचे खुले होते तो शायद आप सारी प्रॉपर्टीज को पूरा कर लेते, बट स्टिल इट्स ए पुल बैक ट्रेड। याद रखिएगा इसकी थीम जो है वो पुल बैक ट्रेड है। सुदीप, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए?
मैं कैरी करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि हमने अगर देखा है पिछले ये इनिशियल मंथ में नवंबर महीने में 143 से ये स्टॉक ने 168 169 तक का एक बड़ा मूव 3-4 सत्रों में पूरा किया था। उसके बाद पिछले 6-7 दिन से ये कंसोलिडेशन में है, पर कंसोलिडेशन इन एन ओवरऑल अप ट्रेंड, तो ये कंटिन्यूएशन मूव हमें आज दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी हमें फ्यूचर्स पे बढ़ते हुए दिख रहा है, तो एक लॉन्ग बिल्टअप का इंडिकेशन है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सत्रों में यहाँ पे 163 के स्टॉप लॉस से 170 और 172 के टारगेट्स के लिए हम पीएसयू बैंक, स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक पे कंटिन्यूएशन थीम प्ले कर सकते हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसी कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की वकालत 2 बार करी जा चुकी है, याद रखिएगा। और जब पहला ट्रेड लिया गया था सस्ता ऑप्शन, वहाँ पर भी पीओबी की 170 की दिसंबर की स्ट्राइक मानस ने वकालत की थी कि आपको लेनी चाहिए। प्रकाश सर, फाइनली आपका टेक, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? स्टॉक जो मैं चुना है वो रिपीट करूंगा जो मैंने 1 बजे दिया था, उसके बाद एक अपोज मिला है उस स्टॉक में, वो है हिंदुस्तान कॉपर। ट्रेड करा 112 में, ₹1 अपोज मिला है इसमें, लेकिन मुझे लगता है 116 टारगेट है, 115 से 116, यहां से एक अपोज और मिल सकता है। हाँ, स्टॉक होगा 111, हिंदुस्तान कॉपर, लो बीटा है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखें, ओके, हिंद कॉपर अगर आप देखें आपको अच्छा लग रहा है। मयूरेश जी, फाइनली योर टेक, आप कल मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? क्या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आपको विजिबल हैं? और आपकी जो टेक्निकल टीम है, अगर कुछ सजेशन उसके भी शेयर कर पाए तो आप। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक पेपर स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जो कल एक अनाउंसमेंट हुई थी जेके पेपर को लेके, अधिग्रहण को लेके, बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। पेपर प्राइसेस आर मूविंग हायर, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो शायद बरकरार रहने की हम उम्मीद रख रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पास थ्रू ऑफ प्राइसेस प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मुझे लगता है वेस्ट कोस्ट पेपर, वीरू जी, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छी प्राइस स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने कलेक्ट की है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं जो कोरोगेटेड पेपर है जिससे हमारा अपना पूरा सामान आता है घर पे, वो अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या रेस्टोरेंट से भी हो, आई थिंक अ लॉट मोर इज यूज्ड बाय वेस्ट कोस्ट इन दिस। डेट बिल्कुल नहीं है बुक्स के ऊपर, 1% की डिविडेंड यील्ड है, ROEs काफी स्ट्रॉन्ग है, 18-18.5%, ईबिट मार्जिन्स 15-16% के ऊपर है। इसलिए आई थिंक जो ओनिल पैरामीटर्स पे काफी कुछ फंडामेंटल्स मैच होते हैं। हमें लगता है वेस्ट कोस्ट को जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर एक 634 का प्राइस क्रॉस होता है, मुझे लगता है इसमें और तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो पेपर कंपनियों में वेस्ट कोस्ट पर नजर, और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय 4% ऊपर ये काउंटर। इनफैक्ट मोमेंटम तो स्क्रीन पर दिखने लगा है 18,248 के लेवल पर। इस समय डे हाई पर आपको निफ्टी दिखाई देगा, तगड़ी तेजी, आधे % के गेंस देखने को मिले हैं। बात करते करते 88 पॉइंट ऊपर आ गया, एक अच्छा स्विंग ऊपर की तरफ, और 100 पॉइंट के गेंस पर अब निफ्टी बैंक खड़ा है 42,457। ये भी इनफैक्ट 475 तक गया था, और एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। तो HUL जो आपने राइट टाइम पर स्पॉट किया अनुज, आधे % के गेंस पर। HDFC लाइफ पर एक बाय कॉल आया था, और उसको देखकर SBI लाइफ में एक बहुत तगड़ा कैच। नहीं, बिल्कुल मार्केट में ब्रेकआउट का एक साइन है। देखिए, एक चीज़ जो हम हमेशा बोलते हैं कि एक डोंट शॉर्ट अ डल मार्केट, तो आज पूरा दिन मार्केट डल रही, उसमें शॉर्ट मत करिए। एक ऑप्शंस के आंकड़े ले आते हैं एक बार। हश्ता अगर किसी तरीके से हम 18,200 और 300 और वो जो 400 की स्ट्राइक्स हैं, एक बार अगर उनको वापस रिविजिट कर सकें तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा आंकड़ा देखने का। क्योंकि आप देखिए 18,300 की कॉल में फाइनली अनवाइंडिंग शुरू हुई है। जब हमने शो स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि कोई बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग प्रेशर है नहीं कॉल्स में, लेकिन अब एक 18,300 की कॉल में थोड़ा सा आपको एक क्लियरली अनवाइंडिंग प्रेशर दिखाई देगा। और एक बार जरा 18,200 की पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप है, तो एक वो जो निफ्टी का बेस है वो क्लियरली शिफ्ट हो रहा है 18,200 पर। ये देखिए 18,300 की कॉल जिसकी हम बात कर रहे थे, एक वो वहाँ पर एक मूव 18,200 की पुट में करीब 64 लाख शेयर का बिल्डअप है, ज़बरदस्त बिल्डअप इस समय 18,200 की पुट में, और 33 रुपये उसका प्रीमियम रह गया। 90 पॉइंट का मूव, 91 पॉइंट का मूव। जब हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि एक हो सकता है कि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी हो जाए, उसके बाद मार्केट आपको एक मूव दे, और अब क्लियरली एक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मूव आ रहा है 18,250। ये अगर 18,340 350 क्रॉस किया कल हश्ता, तो ये बहुत मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ये क्लोजिंग जो है ज़बरदस्त क्लोजिंग है, ये इससे बेटर क्लोजिंग की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते थे कि पूरा दिन मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट किया
और अब एक मार्केट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। और एक अच्छी चीज़ आज हो रही है, मिड कैप इंडेक्स ने भी आज साथ दिया है। आज मिड कैप इंडेक्स भी 0.6% ऊपर है। तो आज एक थोड़ी सी मार्केट में एक, और इवन अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी में भी ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है। एक नॉर्मली आप निफ्टी के मूव्स में क्या देख रहे थे, 4-5 स्टॉक्स निफ्टी के चल रहे थे, बाकी मार्केट कहीं नहीं जा रहा था। आज अगर आप निफ्टी का मूव देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा एक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी अच्छा है। रिलायंस का एक बार चार्ट लेकर आइए। रिलायंस इस तरीके का मूव जब दिखाता है लास्ट में तो एक मार्केट को कॉन्फिडेंस फैक्टर देता है। देखिए डिस्क्लेमर अपनी तरफ है वो चलेगा, लेकिन रिलायंस में इस समय मूव आ रहा है तो ये एक क्लियरली मार्केट को एक सपोर्ट कर रहा है। 18,250 इस समय निफ्टी पर। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कल शायद ये ब्रेकआउट एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। आज रात को बस यूएस मार्केट ठीक ठाक रहे, ज़्यादा गिरे नहीं, उतना ही चाहिए हमको, उससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं है, और उतने में ही हमारा मार्केट काम कर देता है। फिलहाल तो इंडिकेशन यही है कि यूएस में इतनी खराब स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि वहां पर भी बहुत ही डल ट्रेडिंग हफ्ता है। ज्यादातर लोग वो थैंक्स गिविंग के पहले छुट्टी मनाते हैं और उसके बाद वो एक्सटेंडेड वीकेंड भी आता है। तो डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 20 अंकों की बढ़त। तो वहां से इंडिकेशन क्लियरली तेजी का मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, आखिरी आधे घंटे में एक तो सीएट के स्टॉक में जमकर तेजी होना शुरू हुई। पिछले 10 मिनटों में 2% भागा है सीएट का काउंटर, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव नजर आया। तो मुझे लगा फिर बाकी टायर कंपनियों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। अपोलो करीब 1.5% ऊपर है और पहले से ही था मजबूत। बालकृष्ण में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सीएट में आप देखिए वो मूव, अचानक वो जंप अचानक इसे खींचा है। इस पर गौरव कोई व्यू है सीएट, इज इट वर्थ बाय? अच्छा, सुदीप हमारे साथ है। सुदीप, आपकी राय क्या होगी सीएट? सुदीप, आप म्यूट पर हैं। जी हर्षदा जी, अगर हम सीएट का चार्ट देखें तो एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड में था ऑलरेडी, और बाद में अगर हम देखें सितंबर से लेकर नवंबर के महीने में ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, पर पिछले 1-2 सत्रों में यहाँ पे अक्यूमुलेशन और आज एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ये स्टॉक जा रहा है, ये अपने सारे बाकी के टायर स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, और यही एक स्टॉक है जो अपने मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसी के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगा मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अगले कुछ दिनों में हमें लगा यहाँ पे 1850 से 1900 का रेट भी हमें दिख सकता है, और इसके लिए हमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टाइट स्टॉप लॉस जो 1700 का है। तो जब तक 1700 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है, जो कि इसका 13 EM में है, तब तक मुझे लग रहा है एक बड़ा मौका है इसके पास 1880 से 1900 के लेवल तक ऊपरी स्तर दिखाने के लिए। सीएट आपकी स्क्रीन पे याद रखें, क्लोजिंग में इसमें एक अच्छा स्विंग आया आपकी स्क्रीन पे 1750, याद रखिएगा। सीएट इस वक्त अब अपने अगर इस लेवल पे क्लोज होता है तो ये लगभग दिसंबर 2017 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होगा, और ऑलमोस्ट चैलेंज करता हुआ ये फेब 2021 के हाइस को। आज अपोलो टायर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, मॉर्निंग से ही 20 DMA के ऊपर बंद हुआ, और सीएट आपकी स्क्रीन पे। एक बार जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा, जब इंडिसेस स्मार्ट रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, 18,248 बैंक निफ्टी अगर आप देखें, और क्लोजर टू 42,500। निफ्टी आईटी की रिकवरी ठीक ठाक रही, और एफएमसीजी इंडेक्स। एक बार जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइए। लॉन्ग 48 स्टिल अगर आप देखें लोअर है वर्सेस जो डेटा सुबह था। सुबह करीब 77 लॉन्ग्स थे, बट इस वक्त कहाँ पर हैं लॉन्ग? बीओबी यानी पीएसयू बैंक्स, इंडसइंड बैंक अगर आप देखिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में लीड करता हुआ इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन, और एचएल अगर आप देखें जो कि आज अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज होगा। बीएचएल पोस्ट अर्निंग्स जो डिप आया था उसको अगर आप देखें कुछ हद तक कंपनसेट करता हुआ आज करीब 2.5% ऊपर रहा, और साथ ही साथ डालमिया भारत सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें आज के सेशन में एक सब्सटेंशियल वेरिएशन देखा गया। डालमिया भारत में अच्छा वेरिएशन था, और शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी? रेन इंडस्ट्री सुबह से ही, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, हिंद कॉपर जो कि इनफैक्ट प्रकाश सर की कॉल भी है, और जीएनएफसी ट्रेंट सुबह सुबह मुझे याद है अच्छी तरीके से कि आज कविता जी ने ये ट्रेड पिक किया था, जो फर्स्ट ट्रेड होता है जो हमारा क्विक स्विंगल होता है, और आज ये ट्रेड ऑलमोस्ट डे हाई के क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ। लेकिन प्रेशर कहाँ था? देखिए शॉर्टिंग का और लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर अंतिम दौर तक आते आते काफ़ी कम रहा। जिस चीज़ ने आज अंतिम दौर तक आते आते पेस पकड़ा, यानी जो गति पकड़ी, वो थी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट बिल्डअप ऑल्दो अगर देखें तो आप मैक्स फाइनेंशियल्स में था ज़ायडस लाइफ, एचपीसीएल, डाबर, नेस्ले, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आज महानगर गैस, आईएक्स, आईजीएल। शुरुआती टिक्स में अगर आप देखें तो आज बहुत अच्छा मूव आया खबर के बाद, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली ये सिंक हो गया। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स हमने देखा ही था, बिल्कुल फ्लैट परिस्थिति में है,
और निफ्टी आईटी में एक बार जरा एचसीएल टेक्नोलॉजीज लेके आइएगा। कुछ देर पहले हमने अनुज ने टीसीएस की बात की थी, मैंने बात की थी इन्फोसिस की। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1104 पे, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस चार्ट की खूबी यह है कि ये सबसे अर्निंग सीजन में बड़ा स्विंग देने वाला स्टॉक यही था पूरे एंटायर आईटी स्पेस में। और जब से इसकी अर्निंग्स आई हैं, अर्निंग्स के अगले दिन ही इसने 200 डीमा क्रॉस किया था। कभी भी नॉट ए सिंगल सेशन, एक सिंगल सेशन में भी इसने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डीमा नहीं तोड़ा। मानस 1104 पे आपका व्यू क्या है इस वक्त आइसोलेशन में, अगर मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के स्ट्रक्चर पे फोकस करूं तो? देखिए, आज जो आईटी में रिबाउंड देखने को मिला है, वो मॉर्निंग में ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह का रिबाउंड हमें इन्फी से जैसे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और एचसीएल टेक में तो करेक्शन भी नहीं देखने को मिला था जो 4-5 सेशन में हमने दूसरे आईटी स्टॉक्स में देखा है। तो यहाँ पर तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और अगर ये 1106-7 के ऊपर निकलेगा तो आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1135-1145 के देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। एक 1094 के का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 1094 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 1130 और 1145 के टारगेट के लिए। ओके, और इस बीच देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज का जिक्र हुआ, जिन्होंने अपने स्ट्रेंथ को अगर आप देखें फिर रिज्यूम करा। और लुक एट पंजाब नेशनल बैंक, आप स्क्रीन पे 4830 पंजाब नेशनल बैंक आज 4830 की क्लोजिंग के साथ अगर ये होती है तो फरवरी 2020 के हाईएस्ट क्लस्टर में बंद होगा। अभी भी याद रखिएगा इसकी ट्रेडिंग करियर की जो मैक्सिमम ट्रेड जोन है ये उसके बहुत नीचे है, बट स्टिल अगर मैं मार्च 2020 से लेकर अब तक की बात करूं तो ये अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। प्रकाश सर, अभी जो डिलीवरीज को चेस कर रहे हैं, मान लीजिए 40, 41, 42, 43 जिस रेंज में भी आए थे, इस रेंज की सारी 45, 46, 47, 48 सारी सप्लाई इसने एब्जॉर्ब कर ली। प्रकाश सर, आपका टेक पीएनबी पर? पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रेकआउट मिला है 44 में बहुत ही बढ़िया है। जब वो देखता हूं तो लगता है कि यस, ये 50 पार ही कर ले। हाँ, इतना है कि स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए, उतना जरूरी है। 48 और 44 में 10% का स्टॉप चाहिए, इसमें फ्यूचर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन यस डिलीवरी में ले सकते हैं। मुझे लगता है कुछ 60 के करीब जाना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक, लगता है अप्रूव मिलना चाहिए। यस, पंजाब नेशनल बैंक गुड। बैंक निफ्टी का फ्यूचर 42,500 की तरफ जाने को तैयार है। स्पॉट में अभी भी हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन फ्यूचर तो जाने को तैयार है 42,500 की तरफ। 42,490 इस समय बैंक निफ्टी का फ्यूचर। और आज शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल है, थोड़ी सी 3% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम होता हुआ। एक दो और स्टॉक्स जहाँ पर अब आप मूव देख रहे हैं, भारत फोर्ज, अच्छा टीसीएस की हमने बात की थी, अब इन्फोसिस में वो मूव क्लियरली स्टार्ट हो गया है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। इंटरडे लेकर आइए इन सब स्टॉक्स के, भारत फोर्ज और इन्फोसिस। भारत फोर्ज में अच्छा खासा एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है इस समय, और उसके अलावा इन्फोसिस में वो एक मूव आपको दिखाई देगा। HDFC लाइफ में एक मूव दिखाई देगी। ये देखिए भारत फोर्ज का मूव देखिए क्या ज़बरदस्त, इन्फोसिस का मूव ज़बरदस्त इस समय आज लग रहा है मार्केट में। और ये मार्केट 2:30 बजे जो हमको एकदम बिल्कुल एक लग रहा था कि 2 बजे लग रहा था कि लास्ट का 1-1.5 घंटा कैसे निकलेगा अर्शता, मार्केट ने हमारा साथ दिया और एक मैसिव ब्रेकआउट 18,250 के ऊपर। एडजस्टेड क्लोजिंग शायद फिर भी 18,250 के नीचे होगी, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट का एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस उसको पकड़ते हैं आप उसके हिसाब से। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ज़बरदस्त क्लोजिंग है। और आज थोड़ा सा बेयर्स डरे होंगे इस मूव के बाद, क्योंकि कहीं कल भी गैप अप मिल गया मार्केट में यहाँ पर, और अगर 18-350 पे स्टार्ट हो गया तो बहुत ही ज़बरदस्त मूव हो जाएगा। एक बड़ा मूव अनुज अनडाउटेडली इंडेक्स हैवीवेट्स की तरफ से और मिड कैप के कई काउंटर, जैसा भारत फोर्ज का जिक्र कर रहे थे। अब देखिए जाते जाते लोगों ने फिर स्कॉच कुबोटा में करीब 1.5-2% तक की तेजी कर ली है, वो पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। पारस डिफेंस में हमने देखा जो प्योरली एक कैश मार्केट का ट्रेड है, वहां पर तगड़ी तेजी आती हुई। एस्ट्रल इनफैक्ट काफी ऑफ रेडार हुआ था, वहां पर भी हमने देखा लगभग 1% तक के मूव्स देखने को मिले हैं। तो कई ऐसे वो मिड कैप काउंटर्स हैं जिन्होंने दरअसल तेजी की तरफ साथ दिया है मार्केट का। ऑफ कोर्स पोजीशंस जहां पर अनवाइंड हो रही थी, उनमें से भी कुछ काउंटर्स जहां पर हर टिक के साथ फिसले हैं, उसमें ऑफ कोर्स आज बीपीसीएल जैसे काउंटर्स शामिल है। बिकवाली का दबाव यहाँ पर, हिंडाल्को में थोड़ा सा बिकवाली का दबाव, ऑटो लार्जली फ्लैटिश ही रहा है। भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था सुबह में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करीब 0.5% के नुकसान पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो
इनफैक्ट वॉल पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं मार्केट किस करवट बैठता है आज। क्लियरली तेजी की तरफ ही, लेकिन 18,250 के ऊपर या फिर 18,250 के नीचे आज फाइनली टेक आते हुए दिखाई देंगे, उसकी चर्चा होगी। अच्छा, एक दो काउंटर्स जिनका जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में भी हुआ था, जहां पर एक अच्छा खासा मूव आता दिखाई दिया था। अमर राजा, जाते जाते आप देखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो तेजी की पोजीशंस क्लियरली बनी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुझे याद है ये स्वाति होतकर का ट्रेड था, 1390 का इन्होंने टारगेट दिया, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, और रेन जैसे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो कुछ अनसस्पेक्टेड लूजर्स जो रहे हैं उनमें भी एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन। चलिए वॉल की तरफ बढ़ ही जाते हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी आप देखिएगा लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में यहां पर भी तेजी की पोजीशन आती हुई दिखाई दी। स्टॉक वैसे नरम था और अपोलो हॉस्पिटल पर किसी ने एक बाय कॉल दिया था, वो काउंट आप देखेंगे 1.1% ऊपर। तो 18,250 के आसपास ही इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मजबूत सेशन रहा है, स्पेशली लास्ट आवर में जो बाजार में तेजी आई है वो सराहनीय है। निफ्टी बैंक का साथ मिलता हुआ 42,472 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक आज जाकर टिकेगा। 126 अंकों की बढ़त देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर खबरों का भी इंपैक्ट देखने को मिला है आज, और लास्टली आज फोकस में थे। एक तो पेटीएम लेकर आई है आज के दिन, जहां पर मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। इस स्टॉक की धुलाई हुई 11% नीचे, तो याद रखिएगा हर टिक के साथ वो प्रेशर बढ़ा ही है स्टॉक में, और 476 पर ये क्लोज, पोरेस्ट क्लोज पेटीएम के लिए इसकी हिस्ट्री में। नायका भी दबाव के घेरे में रहा है आज पूरा दिन, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो करीब करीब 4.5% के नुकसान पर ट्रेड। इसका कुछ इम्पैक्ट डिलीवरी में भी देखने को मिला, जहां पर हाल ही में लॉक इन भी खुला है, तो वो स्टॉक भी आप गौर करेंगे तो डिलीवरी का बिकवाली के ग्रिप में करीब करीब 3% नीचे। जोमैटो में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। पीबी फिनटेक भी लगभग 3% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ। तो ये न्यू इकोनॉमी काउंटर्स थे जहां पर क्लियरली प्रेशर रहा। ओल्ड इकोनॉमी पर आए तो अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स में तेजी रही आज। ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी, 1.5% ऊपर आए हैं। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में HUL, ITC जैसे स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन देखने को जरूर मिला था। इनफैक्ट HUL आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 0.5% के गेंस यहाँ पर क्लोजिंग पर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन निफ्टी आईटी पर फोकस कीजिए। निफ्टी आईटी करीब 200 पॉइंट ऊपर 235 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। TCS, इन्फोसिस का साथ मिलता हुआ आज के दिन, और ऑफ कोर्स आज जैसे हम आपको बता भी रहे थे कि LTI माइंट्री के विलय के लिए ये एक्स डेट आ रही है, तो आज आखिरी दिन है माइंट्री खरीदने का। LTI हल्का सा नर्म, माइंट्री एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी 9 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा किन दिग्गजों ने साथ दिया है आखिरी घंटे में और कहां से लगातार प्रेशर। इंडसइंड बैंक की तरफ से कल भी एक मूव आ रहा था, आज भी आप देखिएगा 3% तक की तेजी इस स्टॉक ने अपने नाम की है। हम बात कर रहे थे इनफैक्ट टाइटन की, 1.5% ऊपर है। HDFC लाइफ आज 1.5% ऊपर जाकर टिक रहा है। JSW स्टील, NTPC जैसे काउंटर्स में भी तेजी रही। ग्रासिम अल्ट्राटेक तो तेजी की तरफ रही ही है। ऑटो में M&M जैसा एक ट्रेड तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन आप देखिए टेक्नोलॉजी में वहां इन्फोसिस 1585 पर क्लोज दिखाता हुआ, यहाँ 1% के गेंस TCS में देखने को मिले हैं, और नियरली 1% तक की तेजी HCL टेक और टेक महिंद्रा में भी बनती हुई दिखाई दी। क्या नहीं चला है? BPCL 1.1% नीचे। नेस्ले भारती में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। HDFC बैंक के लिए एक सॉफ्टर सत्र साबित होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट HDFC बैंक ही नहीं, एक्सिस देखिए, कोटक देखिए, यहाँ पर हल्की हल्की नरमी के साथ ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर प्रेशर देखने को मिला, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन आप कह सकते हैं भले ही सुबह में थोड़ा सा शांत था, इनफैक्ट 2 बजे तक बहुत ही फ्लैट ट्रेड देखने को मिला था, लेकिन एक पिकअप देखा गया आखिरी आधे घंटे में 90 अंकों की बढ़त पर क्लियरली ट्रेड बैठता हुआ दिखाई दिया है। तो 18,249 250 के आसपास ही निफ्टी बंद होता हुआ, और निफ्टी बैंक का 42,460 के करीब आकर टिका है। वीरू, एक्सपायरी से ठीक 2 दिन पहले आप कह सकते हैं नॉट अ बैड क्लोज। जैम, और आई थिंक फोर्स जो चाहिए थे, रिक्वायर्ड फोर्स हर्षता है, निफ्टी आईटी का पुल बैक, रिलायंस का पुल बैक और B2 का थमना, आई थिंक ये सब कुछ काम आया। बट अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ड्राइविंग फोर्स एक बार फिर से हर्षता बैंक से रहे। क्रिटिकल होगा। देखिए अब क्या हुआ है कि आपको पुट राइटिंग भी कल सुबह सुबह स्टैट्स में जब आप देखेंगे तो विजिबल होगी।
यानी फिर दायरा बन गया है करीब करीब 18,200, 18,150 और ऊपर की तरफ 18,400, 18,500। तो रेंज हमें शायद कल सुबह मिलेगी, शायद ऑप्शंस के सेट ही दिखाएंगे। मीनवाइल कल आपसे फिर मुलाकात होगी आज तरह मेरी, आशीष नीरज जी की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।